Okay, good morning everybody and we are going to start a new chapter called leverages. Leverage तुम्हारे पूरे पोर्शन के अंदर में इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक एक्चुअली. मतलब इससे ज़्यादा आसान टॉपिक मुझे नहीं लगता कि पूरे तुम्हारे एफएम के अंदर में तुम्हारे जो भी है तुम्हारा पोर्शन जितना भी करिकुलम और सिलेबस दिया हुआ है इससे ज़्यादा इजी कोई टॉपिक नहीं होगा. मतलब अगर सपोज़ करो कि जैसे हम कैपिटल बजटिंग में अगर 45 सम्स वगैरह लेते हैं अगर या 50 सम्स लेती हूँ तो इट विल गो अराउंड लाइक 35-40 आवर्स. ओके, और यहाँ पे क्या है कि 40 सम्स वगैरह 35-40 सम्स अपने लोग लाइक 6-7 घंटे में ही ख़त्म कर सकते हैं. इट इज़ लाइक दैट. ओके, तो गिन के 2-3 चीज़ें हैं जो तुम्हें कंट्रोल करनी पड़ेगी फार्मूला वाइज, या 2-3 फार्मूला हैं और 1-2 छोटी छोटी चीज़ें और. तो मैं क्या सोच रही हूँ कि आज के लेक्चर में जो भी कंसेप्चुअल तुम्हें पार्ट देना है, नोट्स लिखाने, वो सारा मैं कर देती हूँ ताकि आगे फिर हमें जा कर के बीच में हमें रोड ब्लॉक क्रिएट नहीं होना चाहिए. बिकॉज बहुत छोटी छोटी चीज़ें होंगी. मे बी मुझे लगता है कि तुम्हें नहीं आता और हो सकता है कि तुमने अकाउंट्स वगैरह में पढ़ा होगा तो तुम्हें आता भी होगा पॉसिबली. लेकिन मैं अज्यूम नहीं कर रही हूँ कि तुमको आता है बिकॉज मुझे भी नहीं पता कि तुमने वहाँ पे क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, मुझे पता नहीं है. तो आई विल नॉट अज्यूम एनीथिंग एंड वी विल डू इट प्रॉपरली ओनली. Okay, so let's start the chapter now. We can do extra conversation somewhere in the middle wherein we are getting bored or something, है ना. Guys, मुझे सबसे पहली बात बताओ कि एक कंपनी का, एक मैनेजमेंट का होल एंड सोल एम क्या होता है. एक कंपनी का और उसकी मैनेजमेंट का होल एंड सोल एम होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स. ये बात जितना ज़्यादा स्ट्रांगली तुम बिलीव करने लगोगे, और खाली याद नहीं करना है तुम्हें कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, इसको तुम्हें अपने दिमाग के अंदर में बिठाना पड़ेगा कि कोई भी अगर कंपनी है ओके तो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं एंड शेयर होल्डर्स अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ रिस्क लेते हैं. तो इवेंचुअली एक मैनेजमेंट का सबसे बड़ा एजेंडा ये होना चाहिए कि वो जो भी एक्टिविटी करें, जो भी एक्टिविटी से क्या मतलब हुआ, डिविडेंड देने की एक्टिविटी, बोनस देने की एक्टिविटी, उसके बाद प्रोजेक्ट्स लगाने की एक्टिविटी. अगर कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हो और उसके प्रोजेक्ट में, उस बिज़नेस में, प्रोजेक्ट में या बिज़नेस में एक ही चीज़ हो गई ना, तो उस प्रोजेक्ट में या बिज़नेस में अगर तुम्हें नुकसान लगने वाला है तो ऐसा बिज़नेस नहीं करो, क्योंकि नुकसान किसको सहना पड़ेगा, अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स को उसका नुकसान सहना पड़ेगा. एंड दिस इज़ नॉट फेयर. दैट्स हाउ ये फिनेंस का कोर तुम्हारा एसेंस है. मतलब अगर तुम ये पार्ट अगर दिमाग में अपना बिठा लोगे ना और हर चैप्टर को उस नज़रिए से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो तुमको बहुत सारी बातें नेचुरली समझ में आने लग जाएगी, मुझे बताना नहीं पड़ेगा. तो लेवरेजेस क्या है वो तुमको आगे में जाके बताऊंगी, लेकिन होल एंड सोल एम ऑफ एनी मैनेजमेंट, एनी कंपनी इज़ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. डोंट राइट एनीथिंग, आई एम गोइंग टू मेक यू राइट एवरीथिंग. ओके, नाउ मैं थोड़ी सी जो लैंग्वेज है वो तुम्हारी मॉड्यूल से मैंने पिकअप किया है. ऐसे तो बहुत सारी बुक्स होती हैं, मैंने भी अपने करियर में इतनी सारी किताबें पढ़ी है या अदरवाइज़ भी इतनी सारी बुक्स होती हैं, लेकिन मैंने जानबूझ के लैंग्वेज थोड़ी सी तुम्हारे मॉड्यूल से पिकअप करी है, दिमाग में ये बात रखते हुए कि जब तुम पढ़ो तुमको मेरी बात रिकॉल होनी चाहिए सारी. क्यों? अगर थियोरी में ये लोग पूछेंगे ना और तुम अगर ये पॉइंट्स रिकॉल कर पाए तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी पड़ जाएगा, यानी मेहनत हमारी थोड़ी कम हो जाएगी. पढ़ाने को मैं एडहॉक कुछ और भी पढ़ा सकती हूँ, कोई और लैंग्वेज बोल सकती हूँ, कुछ और नोट्स लिखवा सकती हूँ, बट तुम्हारे लिए डबल मेहनत हो जाएगी. उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैंने जानबूझ के अपनी स्पीच को, अपनी लैंग्वेज को मॉड्यूल से थोड़ा सा सिंक में रखा है, SYNC. ओके, नाउ द होल एंड सोल पर्पस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट इज़ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि तुम्हें याद हो जाए. ओके, नाउ wealth means what? Wealth means value received by the shareholder. Okay, and they say that value is directly related to performance of the company and inversely related to expectations of the company shareholders. Okay, मतलब क्या हुआ इसका, जो वैल्यू है कंपनी की, जो मार्केट में कंपनी की वैल्यू है, यानी कि वैल्यू मतलब क्या कि अगर तुम्हारे पास में किसी कंपनी का स्टॉक है तो उस स्टॉक को हम कितने में खरीद पाएंगे और कितने में बेच पाएंगे. अगर खरीदा है तो बेचने के लिए खरीदा है, राइट, दैट वे. तो जब मैं बेचूँ तो मुझे अच्छी वैल्यू मिलनी चाहिए, वो पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रहा है. ओके, तो द वैल्यू ऑफ द कंपनी इज डिपेंडेंट, डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी. ओके, मतलब कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी. ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई कंपनी का परफॉर्मेंस, बिजनेस अच्छा होगा तो
वैल्यू बढ़ेगी स्टॉक की, ऑब्वियस सी बात है, तो कॉमन सेंस की बात है। तो डायरेक्टली रिलेटेड टू परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी एंड इनवर्सली रिलेटेड टू एक्सपेक्टेशंस ऑफ द शेयर होल्डर्स। अगर तुमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल कर लिया होगा तो तुमको ये ध्यान होगा कि जब तुम चलो एक छोटा सा फॉर्मूला यूज़ कर लेते ना, P0 इज इक्वल टू D1/KE, ठीक है ना। तो P0 ज़्यादा कब होगा? P0 ज़्यादा तब होगा जब D1 जितना ज़्यादा होगा और KE उतना कम होगा। आई होप यू कैन रिलेट टू व्हाट आई एम सेइंग। तो क्या बोल रहे हैं? इनवर्सली रिलेटेड टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द शेयर होल्डर्स। अब एक्सपेक्टेशंस क्या है? यहाँ पे अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाओ। KE इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द शेयर होल्डर, बट वो KE क्या रिप्रेजेंट करता है? वो KE रिप्रेजेंट करता है एक शेयर होल्डर का रिस्क परसेप्शन इन द कंपनी। अगर शेयर होल्डर को लगेगा ये कंपनी बहुत ज़्यादा रिस्की है तो वो लोग बोलेंगे कि हमें ज़्यादा रिटर्न चाहिए, ओके। और अगर कंपनी में रिस्क कम होगा तो शेयर होल्डर्स रिटर्न उतना नहीं मांगेंगे। तो बेसिकली तुम्हारा KE अगर 10 रुपये को, कैलसी चला करके चेक कर लो, अगर 10 रुपये को 0.1 से यानी 10% KE से अगर तुम डिवाइड करोगे ना तो तुमको स्टॉक की वैल्यू आएगी 100 रुपया। उसी 10 रुपीज़ को अगर तुम 0.12 से डिवाइड करोगे तो 100 नहीं आएगा, कम आएगा। तो अगर कोई शेयर होल्डर बोलता है कि नहीं मुझे 10% चाहिए, तो वो क्या करेगा कि 10 रुपये को 10% से, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो चुका है, मैं उसमें नहीं जा रही, मैं तुमको सिर्फ एक पिक्चर दिखा रही हूँ, ठीक है। अगर कोई शेयर होल्डर ऐसा बोलता है कि नहीं यार मुझे ये कंपनी ज़्यादा रिस्की लगती है, मुझे तो 12% का रिटर्न चाहिए, तुम जैसे ही 0.12 से डिवाइड करोगे तुमको 100 से वैल्यू कम आएगी। दैट इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू से। नाउ ये जो KE में एक्सपेक्टेशन है ये किस बेसिस पे चेंज होता है? मतलब 10 to 12, 12 to 15 और 10 to 9, ये किस बेसिस पे शेयर होल्डर अपनी एक्सपेक्टेशंस को फ्लक्चुएट करा रहा है? वो फ्लक्चुएट करा रहा है डिपेंडेंट ऑन द रिस्क इनहेरेंट इन द कंपनी। अब तुम बोलोगे कि मैम किस तरह की रिस्क की आप बात कर रहे हो? तो बेसिकली मतलब कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, वी से दैट अ शेयर होल्डर इज गोइंग टू फेस 2 टाइप्स ऑफ रिस्क। जब कोई शेयर होल्डर किसी कंपनी में पैसा डालेगा ना तो उसको 2 तरह की रिस्क आएगी। एक रिस्क होगा बिजनेस रिस्क और दूसरा रिस्क होगा फिनेंशियल रिस्क। ये तुम्हारा पूरा जो चैप्टर है लेवरेजेस का, ये 2 तरह के लेवरेज पे डिपेंडेंट होगा। लेवरेज क्या है बताती हूँ, 2 मिनट दो। और वो है ऑपरेटिंग leverage and financial leverage. Operating leverage is because of business risk and financial leverage is because of financial risk. I hope you got the point. तो जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डर्स रिटर्न मांगेंगे, उनका KE उतना ज़्यादा होगा। तो एक कंपनी के लिए, एक मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप कैपिटल स्ट्रक्चर अपना बनाते हो, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कितना इक्विटी लेना है, कितना डेट लेना है, कितना प्रेफरेंस लेना है, उसको एक ऑप्टिमम प्रोपोर्शन में अपने को लेना चाहिए। ऑप्टिमम क्यों? रैंडम नहीं ले सकते। ऑप्टिमम इसलिए लेना चाहिए क्योंकि अगर कैपिटल स्ट्रक्चर आप इस तरह का क्रिएट कर लेते हो, राइट, जहाँ पे रिस्क बढ़ जाता है इक्विटी शेयर होल्डर का, ओके, तो क्या होगा कि मे बी शेयर होल्डर्स स्टॉक तुम्हारा बाय ही ना करें और जिन्होंने खरीद रखा है वो बेचना चालू कर देंगे, यार ये कंपनी तो बहुत रिस्की है और मुझे नहीं चाहिए। एंड दिस विल नॉट बी गुड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ओके। एक तो ये पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, तुम ये बोल सकते हो कि मैम आप बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क को थोड़ा और एक्सप्लेन करो। मैं जरूर एक्सप्लेन करूँगी। तो थोड़ा स्ट्रीमलाइन करके नीचे आते हैं। द शेयर होल्डर्स आर फेसिंग बिजनेस रिस्क, या फिर एक कंपनी इज फेसिंग बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। क्यों, कहाँ से, वो बात हो रही है। तो बिजनेस रिस्क का मतलब होता है कि सपोज करो कि तुम्हारा जो P&L स्टेटमेंट होता है ना, ध्यान करो P&L स्टेटमेंट कैसे होता है। सेल्स होता है, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट होता है, उसके बाद कंट्रीब्यूशन आता है, उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट आता है, उसके बाद EBIT आता है, उसके बाद I आता है, उसके बाद EBT आता है, उसके बाद टैक्स आता है और उसके बाद पैट आता है, उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड आता है और उसके बाद आता है प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये जो मैंने बोला ना, ये भूलना मत, मैं आगे जाके नोट्स में लिखवाने भी वाली हूँ तुमको। तो P&L को 2 पार्ट में तुम डिवाइड कर सकते हो, पूरा पूरा लिखने वाले हो, दिमाग में पिक्चर बनाओ अभी
सेल्स से लेकर के EBIT, तो सेल्स से लेकर के EBIT इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ बिजनेस रिस्क। ओके, क्यों? खर्चे के हिसाब से तुम्हारा वो EBIT आता है। आई होप यू आर गेटिंग मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। और EBIT से लेके EPS तक दिखता है तुम्हारा फाइनेंशियल रिस्क। अब बिजनेस रिस्क क्यों आएगा वो सुनो। मैं कितने में अपना माल बेच पाऊंगी, वेरिएबिलिटी in terms of the price that we are going to charge to the customers, सेल्स प्राइस तुम कितना चार्ज कर पाओगे, कितना कंट्रोल कर पाओगे, उसकी वजह से तुम्हारे सेल्स में वेरिएबिलिटी आएगी। नंबर 2, कितना क्वांटिटी हम बेच पाएंगे, उसकी वजह से वेरिएबिलिटी आएगी। उसके बाद जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो हम कंट्रोल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, यानी उसके काइंड ऑफ प्रोपोर्शनेटली हम आउटपुट का प्राइस बढ़ा पाएंगे कि नहीं बढ़ा पाएंगे। मतलब अगर मेरा वेंडर मुझे ज़्यादा चार्ज करने लग गया रॉ मटेरियल का, तो ऑब्वियस ये बात है कि मैं अगर सेल्स प्राइस नहीं बढ़ा पाई तो मेरा क्या होगा, सेल्स इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ या जो भी अमाउंट में अफेक्ट कर जाएगा, राइट। दूसरा, तुम्हारे किस तरह के कंपटीशन है मार्केट के अंदर में, what kind of position you are like holding in the market। अगर बहुत ज़्यादा लोग तुम्हारा जिस बिज़नेस में तुम हो, अगर बहुत लोग बेचने वाले हैं तो तुम प्राइसेस को ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम मोनोपोली पोजीशन होल्ड करते हो तो तुम उस प्राइस को कंट्रोल कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट पार्ट। उसके बाद तुम्हारे पूरे कॉस्ट स्ट्रक्चर के अंदर में फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, ओके, एंड वो तुम्हारा बहुत बड़ा पॉइंट होगा। क्योंकि तुमको एक बात बता दूँ मैं, अगर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होता तो लेवरेज ही नहीं होता। क्यों, बताती हूँ तुमको। अगर तुम्हारे कितना, क्या बोला मैंने, सेल्स होता है, सेल्स के बाद वेरिएबल कॉस्ट आएगा, फिर कंट्रीब्यूशन आएगा, फिर फिक्स्ड कॉस्ट आएगा और फिर EBIT आएगा। तो परसेंटेज चेंज इन, सुनना ध्यान से, परसेंटेज चेंज इन EBIT ड्यू टू 1% इन सेल्स, अगर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होता ना तो 1% ही होता। मतलब क्या हुआ, अगर फिक्स्ड कॉस्ट होता ही नहीं तो अगर सेल्स 1% से चेंज कर रहा है तो तुम्हारा EBIT भी 1% से ही चेंज करता, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेल्स। एक्चुअली वी आर अज्यूमिंग दैट, और एक्चुअली है भी। लेकिन क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट है एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, द परसेंटेज चेंज इन EBIT विल नॉट बी सेम एज द परसेंटेज चेंज इन सेल्स, इट विल बी मोर और लेस वॉट एवर। ओके, क्योंकि क्या होगा, जब सेल्स का तुम्हारा वॉल्यूम अगर गिर जाता है या कोई भी वजह से तुम्हारे सेल्स गिर जाती है तो तुम्हारा फिक्स्ड कॉस्ट कम नहीं होता। तो ये जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है ना, ये डबल एजेड सोर्ड के जैसे होता है। क्यों, अगर मान लो सेल्स बहुत करते हो, ओके, और फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बढ़ता है तो तुम्हारी जो EBIT है ना मोर देन प्रोपोर्शनेट बढ़ती है। क्योंकि जितना ज़्यादा सेल्स का वॉल्यूम करते जाओगे तुम्हारे जो वो जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स में डिवाइड होता चला जाएगा, ओके। और तुम्हारा जो EBIT है, अगर सेल्स 10% से बढ़ा या 1% से बढ़ा है तो EBIT उससे बहुत ज़्यादा लेवल पे बढ़ जाएगा। लेकिन ये डबल एजेड सोर्ड क्यों है, क्योंकि अगर सेल्स तुम्हारा थोड़ा कम हुआ ना तो फिक्स्ड कॉस्ट तुम कम नहीं कर पाओगे, तुमको उतना तो बेयर करना ही पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एनी विच वेज दैट विल चेंज प्रोपोर्शनेटली विद द सेल्स। तो फिक्स्ड कॉस्ट इज द मेन रीजन because of which the leverage exists। पूरे P&L के अंदर में दो जगह पे फिक्स्ड कॉस्ट आएगा एंड इन दोनों फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से ही लेवरेज होता है। फ्रॉम सेल्स टू EBIT ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल हैव ऑपरेटिंग लेवरेज। फ्रॉम EBIT टू EPS you have fixed cost in terms of interest, okay, and that will create financial leverage, okay। और एक तीसरा होता है from sales to EPS। कितने तरह के फिक्स्ड कॉस्ट, दोनों इंक्लूसिव। कौन कौन सा, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट एंड फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट, उन दोनों को मिला करके क्रिएट होगा कंबाइंड लेवरेज। तो ये पूरा चैप्टर बस इन 3 कॉन्सेप्ट के अराउंड रिवॉल्व करेगा और कुछ भी नहीं। लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ोगे और सम्स अगर टफ आ गए तो यू विल बी इन मच बेटर सिचुएशन, दैट्स व्हाट आई फील,
ओके तो मैं ज़्यादा तुमको बोर नहीं करूँगी, तुम चिंता मत करना, लेकिन नोट्स लिखो। नोट्स लिखोगे तो मॉड्यूल पढ़ने की जो तुम्हारी मेहनत है, मतलब क्या होता है कि अगर मैं तुमको ये बोलूँ कि मैंने पूरा कवर कर दिया है तो तुम मन में निश्चित हो जाते हो ना, तुम मन में रिलैक्स हो जाते हो कि ओके मुझे मैम के सिर्फ नोट्स करके जाने हैं, अगर मैंने मॉड्यूल नहीं भी टच करी है तो मेरा काम हो गया। तो वो तुमको, और अगर 2-3 बुक्स रेफ़र करोगे एग्ज़ाम वाले दिन तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। तो मेरा ये आइडिया रहता है कि मॉड्यूल में जो मेन पार्ट है वो तुमको बताते भी चलूँ, भले उसके लिए मुझे टोटल नंबर ऑफ़ आवर्स 3, 4, 5 बढ़ जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता तुम्हें दिक्कत होनी चाहिए। आई थिंक आई हैव स्पोकन क्वाइट अ लॉट। लिखेंगे तो और बेटर समझ में आएगा, बिकॉज इतना बोलने का इसमें है नहीं, इट्स वेरी ईजी। ब्रॉडली तुम ये समझ लो कि ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से ऑपरेटिंग लेवरेज होता है, एंड फाइनेंशियल कॉस्ट जो इंटरेस्ट होता है उसकी वजह से फाइनेंशियल लेवरेज होता है, और दोनों को मिला करके कंबाइंड लेवरेज होता है। अगर तुम थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाओगे तो तुमको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलने वाली हूँ, और एग्जांपल लूँगी तो वैसे भी तुमको समझ में आ जाएगा, कोई इसमें टेंशन नहीं है। बहुत ईजी फार्मूलाज हैं, लेकिन 1-2 फार्मूलाज की उन्होंने डिराइवेशन दी है, अगर वो तुमको मैं लिख के दिखा दूँ तो आगे कोई भी सम में उन्होंने अगर घुमा के क्वेश्चन दिया होगा, इफ दे हैव लाइक ट्विस्टेड द क्वेश्चन एट ऑल, यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू आंसर, बिकॉज वी कैन नॉट से कि किस तरह का पेपर अल्टीमेटली एग्जाम में आने वाला है, राइट। और थोड़ा सा पढ़ना अच्छा रहता है, बिकॉज आगे तुम्हारे बहुत काम आएगा। इनफैक्ट अगर तुमको मैं बोलूँ कि मैंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी 4-5 साल काम किया है, तो जो इंटरव्यूज़ में जो फिनेंस के इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, या तुम बोलोगे कि मैं फ़िनेंस पढ़ती हूँ, तो जो इंटरव्यूज़ होंगे ना तुम्हारे, वो ज़्यादा करके इंटरव्यूज़ ये जो तुम पढ़ रहे हो, रेशियो एनालिसिस, लेवरेजेस, ये सारी चीज़ों पे इंटरव्यूज़ ज़्यादा होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक बार JP मॉर्गन चेज में इंटरव्यू दिया था, आई कुडंट जॉइन बिकॉज आई वाज इन अहमदाबाद एंड दे वांटेड मी टू जॉइन एट बॉम्बे। तो मेरे लिए, मैं मैरिड थी तो मैं शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं था। 1 से 1.5 घंटे का इंटरव्यू मेरा चला। बिलीव मी, कोई भी क्वेश्चन जो फाइनल लेवल पे होता है तुम्हारा, जैसे डेरिवेटिव्स में, फॉरेक्स में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, एक भी क्वेश्चन उसमें से नहीं था। सारे क्वेश्चंस, एक तो 50% क्वेश्चंस रेशियोज़ पे तुम्हारे बेस्ड थे। ओके तो ये बच्चे बहुत हल्के में ले लेते हैं, मतलब जो तुम्हारे CA इंटर का पोर्शन है ये बच्चे बहुत लाइटली लेते हैं। लेकिन बिलीव मी, मैं CA फाइनल में भी आज यही बात बोलती हूँ कि अगर तुमने CA इंटर पे ध्यान दिया रहता तो तुम मुझसे ये नहीं पूछते कि मैम इंटरव्यू के लिए मैं क्या तैयारी करूँ। CA इंटर वाला पोर्शन ही ज़्यादा करके, कोई भी एग्ज़ाम तुम देने जाओगे, कहीं भी अक्रॉस, कहीं भी चले जाओ तुम एग्ज़ाम देने, अगर तुमने बोला कि मैं फ़िनेंस पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ, तो तुमको ज़्यादा करके क्वेश्चंस जो होंगे वो या तो लेवरेजेस पे होंगे, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे होंगे, या रेशियो एनालिसिस, बिकॉज हमने वो इंटरव्यूज़ लिए हुए हैं तो हमें पता है, और मैंने कई इंटरव्यूज़ दिए भी हैं, तो मुझे वो पता है कि वो ब्रॉडली क्या पूछते हैं। फाइनल में कोई बच्चा पूछता है CA बनने के बाद कि मैं मुझे क्या तैयारी करके जानी चाहिए, तो प्रोफाइल पूछती है और फिर बोलती है ये चैप्टर पढ़ के चले जाना, इसमें से सवाल आएगा तुमको, इस तरह से बोल रहे हो। इसलिए एकदम फार्मूला बेस्ड पढ़ना अच्छी बात नहीं है। चलो नोट्स लिखते हैं, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। जो बोली हूँ पूरा लिखाने वाली हूँ। ओके सो थ्योरी लिख रही हूँ मैं। पॉइंट नंबर 1 लिख लो, अच्छा रहेगा, फटाफट लिख दूंगी। द मेन ऑब्जेक्टिव of an organization would be to maximize wealth of shareholders। ये तुम समझ पाए, KE जितना कम होगा, KE जितना कम होगा, स्टॉक की प्राइस उतनी मार्केट में ज़्यादा होगी, और स्टॉक की प्राइस मार्केट में जितनी ज़्यादा होगी एक शेयर होल्डर का वेल्थ उतना बढ़ेगा। तो KE कम कब होगा? KE कम तब होगा जब फाइनेंशियल रिस्क एंड बिजनेस रिस्क कंपनी का कम होगा। तो तुमको क्या करना है, मैनेजमेंट को क्या करना है? मैनेजमेंट को ये करना है कि उनको इस तरह के डिसीजंस लेने हैं हर चीज़ के बारे में, कितना डेट लें, कितनी इक्विटी लें, कितना फिक्स्ड कॉस्ट लें, इस तरह से डिसीजन लेना है
कि इक्विटी शेयर होल्डर को रिस्क कम से कम फील हो। ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे शेयर होल्डर को रिस्क ज़्यादा फील हो, केई बढ़ जाए और कंपनी के स्टॉक की प्राइस कम हो जाए और शेयर होल्डर का वेल्थ कम हो जाए। आई थिंक यू आर सॉर्टेड नाउ। टू मैक्सिमाइज वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स, okay, where wealth is measured by value and value is directly related to performance of the firm। मतलब अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, ये पकड़ के चलो ना, P0 इक्वल टू D1/KE, तो कंपनी जितना अच्छा परफॉर्म करेगी D उतना ज़्यादा होगा, D जितना ज़्यादा होगा कंपनी की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। रिलेटेड टू परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म एंड inversely related to expectations of the shareholder। खत्म हो गया ये पॉइंट नंबर 2। The expectations of a shareholder is dependent on the risk inherent in the organization where risk can be divided into two। Okay, A, business risk, okay, and B, financial risk। करेक्ट ना? इस पे थियोरी आ सकती है तुमको एग्ज़ाम के अंदर में, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके अच्छे से लिखा देती हूँ नोट, ताकि कुछ ना कुछ तो याद आ जाएगा पेपर में लिखते समय। ओके, नाउ बिजनेस रिस्क क्या होता है? बिजनेस रिस्क, एक बात का ध्यान रखना, जिस भी इंडस्ट्री में कंपनी ऑपरेट करती है, करेक्ट, तो जो बिजनेस रिस्क होता है ना उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। मतलब जिस भी इंडस्ट्री में, फॉर एग्जांपल अगर आज मैं कोचिंग इंडस्ट्री में ऑपरेट करती हूँ, राइट, तो मेरा जैसे फेस टू फेस क्लासेस हैं, देन पेन ड्राइव क्लासेस हैं, लाइव स्ट्रीमिंग क्लासेस हैं, ये सारी क्लासेस हैं। तो कोविड जब आया, ओके, तो वो जो रिस्क था फेस टू फेस का, मैं फेस टू फेस नहीं ले सकती थी ना, तो जो फेस टू फेस का जो रिस्क था वो हम सब ने फेस किया, किसी एक ने नहीं, सब ने फेस किया। वो तुमको बोलना चाह रही हूँ मैं कि जिस भी तुम बिजनेस में हो ना, उसका जो बिजनेस रिस्क है वो पूरी तरह से तुम एलिमिनेट नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है, तुमको सहना ही पड़ेगा वो। हाँ, कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर कुछ प्रॉपर डिसीजंस हम लेते हैं, अगर कुछ वाइज डिसीजंस लेते हैं और हम पुरानी गलतियों से, लोगों की पुरानी गलतियों से अगर हम सीखते हैं। तो फॉर एग्जांपल कोई बिज़नेस चालू हुआ और किसी ने एकदम, तुमको किंग फिशर का एग्जांपल देती हूँ मैं, जो किंग फिशर जो फ्लाइट था तुम्हारा, आई एम श्योर सबको पता होगा, जो मालिया का जो किंग फिशर था, जैसे ही उसके पहले तक क्या था, एयर इंडिया था,
देन उसके बाद और भी तुम्हारे बहुत सारे एयरलाइंस थे, लेकिन किंगफिशर आया ना, उसने अंधाधुंध इतना पैसा खर्चा किया, इतनी सारी उन्होंने प्लेन्स खरीद ली, उसके बाद इतना सारा इन्वेस्टमेंट, मतलब द एयर हॉस्टेसेस वेयर लाइक प्रोवाइडेड विथ सुपर हाई क्वालिटी ऑफ यूनिफॉर्म, सुपर हाई क्वालिटी ऑफ सर्विसेज विद इन। तो क्या होता है ना कि तुमको शायद पता नहीं होगा, तुम लोग बच्चे लोग अभी, एयरलाइन जो इंडस्ट्री होती है वैसे ब्रिंक पे ऑपरेट करती है। ब्रिंक का क्या मतलब होता है, उनका इतना खर्चा होता है ना कि वो लोग मतलब थोड़ा सा भी अगर उनका कॉस्ट हिलेगा ना तो वो लॉसेस में चले जाएंगे। अभी भी देखो जेट एयरवेज पूरा बंद हो चुका है, तो जरा सा भी ब्रिंक पे, बिल्कुल ब्रिंक पे ही ऑपरेट करते हैं ये लोग। और मेन जो कॉस्ट होता है इन लोग का वो होता है मतलब फिक्स्ड कॉस्ट इतना ज़्यादा है, तुम सोचो ना, फिक्स्ड कॉस्ट इतना ज़्यादा है। इनके जो एयर होस्टेसेस और इनके जो पायलट्स होते हैं उनको भी ये लोग 5 स्टार में स्टे कराते हैं, तो खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो क्या हुआ, माल्या ने जब किंगफिशर लॉन्च किया तो ही केम अप विथ ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉस्ट, लाइक इतना सारा मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट एंड एवरीथिंग एवरीथिंग। मुझे जबान पे भी नाम भी याद नहीं आ रहा है, हमने तो पूरी केस स्टडी उसके ऊपर में करी थी, ये बता रही हूँ तुमको। तो अब कोई जो नया एयरलाइंस आए, उसके बाद गो एयरलाइन आया एंड ऑल दैट, इंडिगो आए, उन लोगों ने क्या किया, उनकी गलतियों से सीखा। अभी भी किंगफिशर इज़ लाइक गॉन, तो ये जो गो एयरलाइंस हैं, इंडिगो है, स्पाइस जेट है, ये अच्छा ऑपरेट कर रहे हैं। क्यों, ये लोग फूड नहीं दे सर्व करते फ्री ऑफ कॉस्ट इन द फ्लाइट, आई एम श्योर यू नो दैट, दे डोंट सर्व फूड फ्री ऑफ कॉस्ट, तुमको खरीदना पड़ेगा फूड। तो इन लोगों ने उनकी गलतियों से सीखा, है तो सेम इंडस्ट्री में, लेकिन अपने कॉस्ट को, अब अगर बाय डिफ़ॉल्ट तुम फूड देते हो तो तुम्हारा फिक्स कॉस्ट हो गया ना, वो बेसिकली एक तरह का मतलब खर्चा बांध दिया तुमने अन्य, उतने ही टिकट में तुम्हारी टिकट का प्राइस उतना ही है और उसमें तुम अपना खर्चा बढ़ाते जा रहे हो, तो तुम्हारे मार्जिन्स पुअर हो जाएंगे और तुमको लॉस होने लग जाएगा। तो इन लोगों ने उस गलतियों से सीखा सेम इंडस्ट्री के अंदर में, एंड दे आर परफॉर्मिंग स्टिल बेटर, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो बिजनेस रिस्क इज व्हाट, द रिस्क ऑफ operating in an industry is business risk. It can arise ड्यू टू, ये तुम्हारे मॉड्यूल में नहीं है बट लिखना चाहिए तुम्हें, वेरिएबिलिटी इन प्राइस, नंबर 2 वेरिएबिलिटी इन क्वांटिटी और वॉल्यूम, जो बोलना चाहते हो बोल सकते हो। नंबर 3 वेरिएबिलिटी इन इनपुट प्राइसेस, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अगर तुमको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है अपना, मतलब तुमको पता है कि तुम मार्केट में बाकी लोगों से बेटर हो, तो तुम्हारे सेल्स में इतना ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है तो थोड़ा सा भी बिजनेस हिलेगा तो तुम्हारे चेंज बहुत अफेक्ट होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये 4 तो मैंने लिखने के लिए लिखा है, इस चैप्टर से जो रेलिवेंट है वो है एक्सटेंट ऑफ fixed cost, operating fixed cost, okay, fixed cost incurred. So this chapter is all about this one. यहाँ पे लिखती चली जाती हूँ मैं आगे। Then financial risk. अब फाइनेंशियल रिस्क क्यों आता है शेयर होल्डर्स को, ये समझाना क्यों आता है। बेसिकली बिजनेस में मेन चीज़ होती है सेल्स, ये तुम दिमाग में ज़िंदगी भर के लिए बिठा लो, पढ़ो या नहीं पढ़ो। बिजनेस
चलाने के लिए सेल्स सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है। ओके, तो ये जो रिस्क आता है ये बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा उसकी वजह से आता है, और बिजनेस चलेगा तब तो इश्यू नहीं है, नहीं चलेगा तो क्यों नहीं चलेगा, इन वजह से नहीं चल सकता है, इन वजह से मेरे को मार्जिन नहीं भी हो सकती है। ओके, फिनेंशियल रिस्क क्यों आता है? सबसे पहली बात, फिनेंशियल रिस्क है क्या? डेट इन द कंपनी क्रिएट्स फाइनेंशियल रिस्क। लेकिन हम डेट लेते क्यों हैं? डेट हम 2-3 मेन रीजन की वजह से लेते हैं। नंबर 1, डेट वालों की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो इक्विटी वालों से काफ़ी कम होती है। सुनना ध्यान से, आगे जाके चैप्टर में आएगा। अगर तुम्हारे बिजनेस के अंदर में तुम 20% कमा सकते हो, रिटर्न 20% कमा सकते हो, ओके, और डेट तुम्हारा 8% में अवेलेबल है, 8% में अवेलेबल है, तो कितनी अच्छी बात है। तुम डेट को 8% में लाओ और उसको 20% में इन्वेस्ट करो। ओके, तो तुमने अगर मान लो कि 100 रुपया का डेट लिया, अज्यूम करना 100 रुपया का तुमने डेट लिया, ओके, कितने ब्याज पे? 8 रुपए के ब्याज पे, 8%। ओके, तुमने उस 100 रुपए को बिजनेस में डाल दिया, कितना कमाया? 20 रुपया, 20 रुपीज। हाउ? 20% रिटर्न देता है हमारा बिजनेस। उस 20 रुपए में से 8 रुपए डेट वाले को देने के बाद तुम्हारे घर पे 12 रुपए बच जाते हैं, उनको देना नहीं पड़ेगा वो पैसा। वो किसके पास जाएगा? वो इक्विटी के पास जाएगा। तुमको पता है इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ओके, अब इतना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है ये, जिसकी कोई लिमिट नहीं है एक्चुअली। क्योंकि सब लोग सोचते थे डेट ऐसे ही लेते हैं, डेट ऐसे नहीं लेते। डेट लेने की कई वजह होती है। नंबर 1, द कॉस्ट ऑफ डेट इज रिलेटिवली मच लोअर देन द कॉस्ट ऑफ अ इक्विटी शेयर होल्डर। नंबर 1। नंबर 2, जो तुम ब्याज पे करोगे ना उस पर भी टैक्स शील्ड मिल जाएगा तुमको। अब तुमको टैक्स शील्ड मतलब क्या होता है कि जो ब्याज पे करते हैं वो खर्चा दिखा सकते हो, तो जब खर्चा दिखाते हो ना तो टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है, वो भी बच गया तुम्हारे यहाँ पे। ओके, और डेट वालों से कोई तरह का इस तरह का, डेट वालों को एक्चुअली रिस्क नहीं है, इसलिए भी डेट रेडिली अवेलेबल होता है। क्यों? उनको पता है कि अगर कंपनी नहीं दे पाएगी तो हम कंपनी को लिक्विडेट करा देंगे, कंपनी के एसेट्स को बेच देंगे और पैसा निकाल लेंगे। लेकिन इनकी जो ये आदत है, इनकी जो ये एटीट्यूड है कि अगर कंपनी का बिजनेस नहीं चला तो इक्विटी वाला कुछ नहीं बोलेगा, कोई बात नहीं, ही विल वेट टिल द डे बिजनेस चलेगा, और नहीं चला तो दुकान बंद कर देगा, चुपचाप अपने घर चले जाएगा। लेकिन डेट वाला क्या करेगा? डेट वाला बोलेगा सारे एसेट्स बेचो, मुझे मतलब नहीं, धंधा चले नहीं चले, मेरा पैसा वापस करो। ये जो एटीट्यूड है डेट वालों का, इससे रिस्क की फीलिंग आती है इक्विटी वालों को, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, ये वर्ड यूज होता है। सो बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस द इक्विटी शेयर होल्डर्स फेस फाइनेंशियल रिस्क कि अगर अरे यार अगर बिजनेस नहीं चला 2-4 साल तो ये लोग तो कंपनी बंद करवा देंगे। इस वजह से फाइनेंशियल रिस्क आता है। और वो क्यों आता है? बिकॉज ऑफ दैट आई, बिजनेस चले या नहीं चले वो आई इंटरेस्ट तुमको पे करना पड़ेगा, एंड दैट क्रिएट्स फाइनेंशियल लेवरेज। द फाइनेंशियल रिस्क arises due to engagement of debt in the capital structure. Debt is an important source of capital. क्यों? वो भी सुन लो। Capital, it is cheaper than equity. It brings tax shield. It is readily available. इतना रेडिली तो नहीं होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, बट हाँ इट इज़ रेडिली अवेलेबल।
मतलब देने वाले रेडी हैं देने के लिए, क्यों? उनको रिस्क नहीं फील हो रहा ना, लो भाई जितना लेना है लो, हमें तो पता है अगर तुम नहीं दे पाओगे ब्याज वगैरह तुम्हारी कंपनी लिक्विडेट करके हम पैसा ले लेंगे, इसलिए रेडिली अवेलेबल है। इट इज़ रेडिली अवेलेबल एज द प्रोवाइडर्स फेस लो रिस्क। ये खत्म हो गया इतना। अब इन दोनों की वजह से आएगा ऑपरेटिंग लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज, वो मैं लिखने वाली हूँ। अब एक पॉइंट बनाती हूँ फिर समझाऊंगी आगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ leverages rather, there are two types of leverages based on two types of risk, correct? Number one, पहले फाइनेंशियल लिख दिया, पहले फाइनेंशियल नहीं आएगा, पहले ऑपरेटिंग आएगा। ऑपरेटिंग लेवरेज this occurs due to investment in fixed assets ओके मतलब तुम जितना ज़्यादा फिक्स्ड एसेट से पैसा खर्चा करोगे तुम ज़्यादा रिस्क पे ऑपरेट कर रहे हो, क्योंकि धंधा, देखो एक बात ना, पता नहीं ये बच्चे समझ पाते कि नहीं समझ पाते मुझे नहीं पता, जब हम रिस्क पढ़ रहे होते हैं ना, ये ध्यान देना, रिस्क एक ये बहुत एक जेनेरिक वर्ड है, यहाँ भी बार बार सुनोगे, फाइनल में भी सुनोगे, आगे भी ज़िंदगी में सुनते रहोगे। एक जेड कर्व समझते हो क्या? जेड की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक कर्व होती है, पता है तुम्हें? तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का वो सिमेट्रिकल कर्व होती है। आई एम श्योर तुमने सी फाउंडेशन में या जो भी तुमने सीपीटी वगैरह जो भी लिखा है उसमें पढ़ा होगा तुमने ज़रूर, राइट? तो एक जेड कर्व जो होती है ना वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होती है, राइट? तो उसका जो सेंटर होता है वो मीन होता है, तुम सबको पता है। तो अगर मान लो कि मैं मीन पे खड़ी हूँ तो रिस्क क्या होता है पता है? डेविएशन फ्रॉम द मीन। डेविएशन फ्रॉम द मीन को ही स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, राइट? और वो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना उसको फाइनेंस में रिस्क बोलते हैं। शांति से सुनना। तो अगर मान लो कि मैं किसी अपने माल को 100 रुपया पर यूनिट में बेच पाती हूँ एवरेज, ऑन एन एवरेज, तो वो सेंटर तुम्हारा क्या हो गया? 100 रुपीज़ हो गया, ओके? अगर मैं उससे ज़्यादा में बेच पाई, यानी अगर मैं कर्व के राइट हैंड साइड पे जाती हूँ 120 में बेच पाई या 130 में बेच पाई, तब तो चिंता ही नहीं है ना, तब तो चिंता ही नहीं है। दो बात बोलने वाले दोनों पकड़ लेना और ज़िंदगी भर याद रखना। अगर राइट हैंड साइड जाती हूँ यानी 120 में बेच पाई, 130 में बेच पाई, तब तो टेंशन ही नहीं है, राइट? टेंशन किस बात की है? रिस्क कहाँ पे? रिस्क है लेफ्ट हैंड साइड जाने का, ओके? लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो चीज़ राइट हैंड साइड जाएगी वो चीज़ लेफ्ट भी जाएगी। तुम्हारा स्क्यूड कर्व थोड़ी ना रहेगा कि नहीं राइट जाना अलाउड है, लेफ्ट नहीं जा सकते, नहीं, चीज़ें वैसी नहीं होती है। अगर किसी चीज़ में वेरिएबिलिटी है, अगर किसी चीज़ में वेरिएबिलिटी है तो वो दोनों तरफ रहेगा। राइट वाला हमें अच्छा लगता है रेवेन्यू के टर्म्स में, रेवेन्यू के टर्म्स में राइट का डेविएशन हमें अच्छा लगेगा क्योंकि बढ़ेगा, लेफ्ट का हमें अच्छा नहीं लगेगा, तो हमें लेफ्ट वाला मैनेज करना है। लेकिन हम ये भी भूल जाते हैं कि अगर तुम लेफ्ट वाला मैनेज करने जाओगे ना तो राइट वाला भी कम हो जाएगा। लेकिन तुम कैसे बात करोगे? अगर मैं तुमको बोलूँ कि बोलो ना एफए में कितने मार्क्स आएंगे, एग्ज़ाम दे के आओगे, तो बोलोगे मैम मुझे लगता है कि 60 आएगा, बट 30 + 30 माइनस समझ लो। अरे क्या बोल रहा है? 60 आएगा ऑन एन एवरेज और 30 प्लस या 30 माइनस समझ लो, मतलब 30 इधर भी जा सकती हूँ, 30 इधर भी जा सकती हूँ। या फिर मैं तुमको ये बोलूँ, बेटर क्वेश्चन पूछती हूँ, चलो ये तुम्हारे लिए, तुम बोलोगे मैम या तो 90 नहीं तो 30, इट इज टू मच एक्चुअली। 90 अनसर्टेन गुड और 60 सर्टेन गुड, 60 सर्टेन गुड, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तुम क्या बोलोगे? नहीं नहीं 90 मेरे को नहीं चाहिए,
ज़्यादा नहीं चाहिए मेरे को, लेकिन मेरे को कन्फर्म्ड चाहिए। एग्जैक्टली सेम चीज़ बिजनेस में भी अप्लाई होती है। हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन कन्फर्म्ड चाहिए। वो जो फीलिंग आती कन्फर्म्ड चाहिए, उसी को बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, या रिस्क को रिड्यूस करना। ओके, सो दिस अकर्स ड्यू टू इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स। ओके, तो कैसे लिखेंगे? हाउ विल वी आर गोइंग टू राइट हियर द change in EBIT due to 1% change in sales. If we do not have fixed cost, the percentage change in EBIT for 1% change in sales would be same. तो ये सेम नहीं है, इसका ही सारा हमें टेंशन है। ओके, इससे ज़्यादा नहीं लिख रही, जरूरत भी नहीं है। नंबर 2, फिनेंशियल लेवरेज। This occurs due to employment of debt which leads to fixed costs like इंटरेस्ट, और अगर प्रेफरेंस होगा तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी, लाइक इंटरेस्ट। ओके, द परसेंटेज चेंज इन EPS फॉर 1% चेंज इन EBIT इज फाइनेंशियल लेवरेज। अब तुम खुद ही सोच के देखो, अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा? द परसेंटेज चेंज इन EBIT एंड द परसेंटेज चेंज इन EPS वुड बी सेम। लेकिन क्योंकि बीच में इंटरेस्ट है तो क्या होगा कि तुम्हारा एक ही छोटी सी बात है कि अगर तुम मतलब मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ, आगे बात नहीं करेंगे, खाली फॉर्मूलाज में जाएंगे। ये तुम्हारा फिक्स्ड कॉस्ट है, राइट? तो अगर वॉल्यूम बहुत बढ़ेगा तो क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट इतना ही रहने वाला है, नहीं बढ़ेगा, इसलिए तुमको मोर देन प्रोपोर्शनेट कमाई होगी। लेकिन अगर सेल्स कम हो गया तो मोर देन प्रोपोर्शनेट लॉस भी होगा। यही कॉन्सेप्ट है लेवरेज का, बात खत्म। इस फाइनेंशियल लेवरेज। ओके, दिस इज डन गाइस। तो आई एम शोइंग यू द होल थिंग। तुमने अगर कुछ मिस किया है तो प्लीज़ यहाँ से देखो, और नोट्स नहीं आ रहे, खाली फॉर्मूलाज आएंगे। So degree of operating leverage इसको शॉर्ट में DOL भी बोलते हैं। सो DOL इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज in EBIT by percentage change in sales। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? ऐसे लिख सकते हैं, DOL, देख ही लो, काम खत्म होगा। चेंज इन EBIT by EBIT, is it correct? Divide by change in Q
डिवाइड बाई क्यू, करेक्ट ना? नाउ इसको अगर रीराइट करती हूँ तो कैन आई राइट लाइक दिस? देख लो फॉर्मूला 2-3 है इसके, लेकिन बच्चे ना अलग अलग फॉर्मूला याद कर लेते हैं। मत याद करो, एक ही से डिराइव हुआ है सारे के सारे फॉर्मूलाज, क्यों याद करोगे तुम? सो दिस EBIT, डोंट मग अप। बच्चे बोलते हैं मैम इसका ये भी फॉर्मूला है, ऐसे क्यों बात करेंगे अपन? एक दिखाती हूँ, सारा नहीं दिखाऊंगी, एक देख लो तो तुम्हें कंफर्ट आ जाएगा। Q डिवाइड बाय चेंज इन Q, ओके। नाउ where EBIT will be equal to QP minus V the whole minus F। ये क्या लिखा मैंने? Q stands for volume, P stands for price per unit, V stands for variable cost per unit and F stands for total fixed cost। ध्यान रखना, बोलोगे तो लिख देती हूँ। P stands for price per unit, okay, then V stands for variable cost per unit, Q stands for number of units, है ना, and F stands for total fixed cost। This stands for change, ये भी लिख लो, ओके। अब ये इक्वेशन को अगर मैं इसके टर्म्स में कन्वर्ट कर देती हूँ, किसके टर्म्स में? इसके टर्म्स में, तो हाउ वुड वी राइट? लुक एट दैट। सो DOL विल बी इक्वल टू चेंज ऑफ QP माइनस V माइनस F, लिख सकते हैं ना इस तरह से, द होल डिवाइड बाय QP माइनस V माइनस F, ओके, इंटू Q डिवाइड बाय चेंज इन Q। आई थिंक यू शुड बी फाइन विद दिस। नाउ गाइज, ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है ना, कौन सा वाला? ये वाला, रुक जाओ एक मिनट, ये वाला, इसमें चेंज इन F जो होगा वो तो नील हो जाएगा, क्योंकि अगर तुम्हारा वॉल्यूम जो है, जैसे मैंने लिखा है, ये जो चेंज मैंने लिखा है ना, चेंज इन EBIT बिकॉज ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, ओके, तो चेंज इन वॉल्यूम की वजह से टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन वाला जो पार्ट है वो चेंज करेगा। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। फिक्स्ड कॉस्ट तो चेंज कर ही नहीं रहा है ना, बिकॉज जब तुम चेंज निकालोगे ना तो फिक्स्ड कॉस्ट जो पहले था और फिक्स्ड कॉस्ट जो बाद में था, अगर ब्रेक करके हम 1 by 1 निकालते हैं तो चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट क्या आएगा? नील आएगा अपना। तो यहाँ पे लिख देती हूँ वो चीज़ मैं, सिंस चेंज इन F इज इक्वल टू नील। यही तो पूरी पढ़ाई का जो हमारा मकसद है, द मेन रीज़न ऑफ दिस चैप्टर इज दिस ओनली, दैट चेंज इन F इज नील। सो बिकॉज ऑफ दैट जो हमें वॉट एवर गेन्स हो रहे हैं या हमें लॉस हो सकता है, द होल फोकस ऑफ स्टडी इज ऑन दैट ओनली। सो लेट्स रीराइट दैट, DOL इज इक्वल टू QP माइनस V डिवाइड बाई, इसको अपन EBIT लिख सकते हैं ना, इसको EBIT नहीं लिख सकती मैं, QP माइनस V क्या हो गया? कॉन्ट्रीब्यूशन, द होल माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करोगे तो क्या आएगा? EBIT, ठीक है ना, इंटू Q डिवाइड बाई चेंज इन Q। यहाँ पे चेंज आएगा, लिखना भूल गई मैं, ये चेंज आएगा ना यहाँ पे, ये वाला यहाँ तो आएगा ही, ओके। अब क्या होगा? ये कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा। सो योर DOL will be equal to QP minus V the whole divided by EBIT। QP minus V will be equal to contribution the whole divided by EBIT। ख़त्म हो गया। तो आई एम श्योर तुमको ये समझ में बहुत अच्छे से आ गया है कि मतलब कि सारा डिराइव करना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए कि हर फॉर्मूला जो आने वाला मैं डिराइव करके दिखाने वाली हूँ, लेकिन अब जो आगे फार्मूलाज आएंगे, जैसे फाइनेंशियल लेवरेज का फार्मूला आएगा, कंबाइंड लेवरेज का फार्मूला आएगा, वो तुम्हें ना कोई डिराइवेशन ज़रूरी नहीं है, लेकिन तुमको सिर्फ ये कंफर्ट, मैंने 2 मिनट पहले भी ये बात बोली तुमको, सिर्फ तुमको ये कंफर्ट आए कि नहीं दिस इज़ सिंपल, ओके, एंड दैट इज़ हाउ दिस कैन बी कैलकुलेटेड। या फिर तुम ऐसे बोल सकते हो कि तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि अच्छा मुझे ये वाला फार्मूला अलग से याद करना है, ये वाला फार्मूला अलग से याद करना है,
और ये वाला फॉर्मूला मुझे अलग से याद करना है, बिकॉज अब तुम्हारे दिमाग में ये सेट हो गया है ऑलरेडी कि एक्चुअली दोनों एक ही है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन हाँ, कौन सा यूज़ करेंगे वो डिपेंड करेगा कि सिचुएशन के हिसाब से तुम्हारे सम्स में क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट आ रही है, अकॉर्डिंगली तुम यूज़ करोगे और मैथमेटिकली उसको मैनिपुलेट करोगे। तो ये हो चुका है गाइस, ये फट से तुम लिख के ख़त्म करो और मैं पूरा एक साथ तुमको दिखाती हूँ। अगर तुम लिखने पे अगर तुम्हारा ध्यान नहीं था तो ये लिख के तुम ख़त्म करो, ओके। उसके बाद शायद से अपन बैक टू बैक सम्स कर रहे हैं थोड़े ऑपरेटिंग लेवरेज के, एंड इन द मीन वाइल फॉर्मूलाज ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज भी इंट्रोड्यूस कर दूँगी और सम्स करेंगे। लिखो। ओके, सो थियोरी वाला पार्ट काफ़ी सारा ओवर हो गया है और मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़े सम्स करने चाहिए क्योंकि बोर होने लग जाता है। थियोरी बहुत सारी नहीं थी इतनी ज़्यादा, तो 1 घंटे में हमारी सारी थियोरी ख़त्म हो गई है। लेकिन अगर आगे अपने लोग को इंटरेस्ट बना के रखना है तो सम्स करना चाहिए। सम्स बहुत अच्छे हैं, मैनेजेबल हैं, तुम खुद भी अकेले भी कर सकते हो, लेकिन मेरे साथ करो, नंबर 1। नंबर 2, थोड़ी सी थियोरी और है, उस थियोरी पे मैंने कोई सम्स नहीं देखे तुम्हारे पोर्शन के अंदर में एज सच एग्ज़ाम के अंदर आता हुआ, लेकिन मैं कह नहीं सकती कि आगे जा कर के क्या बिहेवियर होगा इंस्टीट्यूट के एग्ज़ाम्स का एंड ऑल दैट। तो बेटर होगा कि वो वाली थियोरी पे मैं तुम्हारे साथ में डिस्कस कर लूँ। लेकिन मैं क्या चाह रही हूँ गाइस कि थोड़े सम्स करती हूँ, और वो थियोरी मुश्किल से आई थिंक 15-20 मिनट या हाफ एन आवर मैक्स टू मैक्स का होगा, उससे ज़्यादा का नहीं होगा। लेकिन वो थियोरी कराना ज़रूरी है, वो अपने अगले लेक्चर में कर लेंगे, और शायद थोड़े सम्स करने के बाद अगर वो थियोरी करोगे तो तुम रिलेट भी ज़्यादा कर पाओगे। ये बात बोल रही थी। ओके, तो शुरू कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, सपोज कॉन्ट्रीब्यूशन इज 20 लाख, इज रुपीज 20 लाख। ओके, फिर फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है इज रुपीज 19 लाख। फाइंड ऑपरेटिंग लेवरेज एंड इंटरप्रेट। बहुत इजी है ये। ओके, सो ऑपरेटिंग लेवरेज, इसमें मुश्किल नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आसान कुछ होगा नहीं, ऐसा सम पेपर में नहीं आता। ऑपरेटिंग लेवरेज विल बी कंट्रीब्यूशन, याद है ना, बाय EBIT। So I can do it directly also. Operating leverage will be 20 lakh, right? ऐसे लिख सकती हूँ ना, 20 लाख माइनस 19 लाख, करेक्ट ना। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट हटाओगे तो क्या आएगा, EBIT आएगा। सो दैट इज लाइक 20 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, दैट इज 20। दैट्स टू मच एक्चुअली गाइज, टू मच। इसका क्या मतलब हुआ तुमको पता है? 20 टाइम्स लिखना चाहिए आइडियली हमें। इसका ये मतलब हुआ कि इफ़ योर सेल्स चेंज बाय 1%, योर EBIT विल चेंज बाय 20% इन द सेम डायरेक्शन। एक बात का ध्यान रखना, अगर ऑपरेटिंग लेवरेज 1 से ज़्यादा आता है, इसी सब चीज़ों पे थियोरी आएगी आगे जा करके। ओके, अगर तुम्हारा ऑपरेटिंग लेवरेज 1 से ज़्यादा मतलब पॉजिटिव आता है और ज़्यादा आता है, इसका ये मतलब होता है कि तुम्हारा जो सेल्स है और EBIT वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ओके, दैट वे। सो इंटरप्रेट करने को बोला है, लिखते हैं अपन। दिस मीन्स if sales change by 1%, EBIT would change by
20% in the same direction. And we are done. खत्म हो गया ये सम. चलो क्वेश्चन नंबर 2 ले रही हूँ मैं. रेडी हो जाओ प्लीज़. इसमें बहुत सारे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में ना मल्टीपल वैरायटीज़, मतलब उतने अलग अलग क्वेश्चन अगर मैं डालती तो बच्चे बोलते अरे मैम कितने सारे क्वेश्चन दे दिए, शीट की साइज़ बढ़ जाती. तो ये एक ट्रिक है कि डिफरेंट वैरायटीज़ जो मुझे करानी है अलग अलग डेटा के साथ में, उसको एक ही क्वेश्चन के अंदर क्लब कर दो. तो बच्चे को लगता है अच्छा क्वेश्चन नंबर 2, बट बच्चे को ये पता नहीं चलता है कि ऑलमोस्ट 6-7 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के अंदर हमने कर लिए. जो तुमने अभी किया है वो क्वेश्चन नंबर 1 था. तुम देखो इसके अंदर कितना सारा आ रहा है. कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस. कॉन्ट्रीब्यूशन 10,000 एंड EBIT 2,000. क्या निकालना है? ऑपरेटिंग लेवरेज. तो एक काम करना चाहिए, ऑपरेटिंग लेवरेज का हमें सबसे पहले फॉर्मूला लिख देना चाहिए. अगर तुमको लगता है तुम मैनेज कर सकते हो सम, तो मुझे पॉज करके तुम खुद से भी कर सकते हो ट्राई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑपरेटिंग लेवरेज विल बी contribution divide by EBIT and we are over. Okay, now A क्या दिया हुआ है? contribution 10,000 and EBIT 2,000. So operating leverage will be equal to rupees 10,000 divided by rupees 2,000. So 10,000 divided by 2,000 will give you 5 times B. खत्म हो गया. $20,000 divided by minus rupees 15,000. सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 20,000 divided by 5,000. that will give you 4 times. So all varieties of practice actually. C. Sales 1 lakh, वेरिएबल कॉस्ट 40,000 एंड फिक्स्ड कॉस्ट 30,000. इससे आसान क्या होगा? तो कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू, फटाफट करते हैं, रुपीज़ 1 लाख, ये दिखाना पड़ेगा एग्जाम में, नहीं तो नंबर काट लेंगे वो लोग, माइनस रुपीज़ 40,000 करूँगी ना तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा ये 60,000 का, राइट. और EBIT क्या आ जाएगा? EBIT हो जाएगा 60,000 माइनस 30,000, करेक्ट ना? ये हो जाएगा 30,000. तो ऑपरेटिंग लेवरेज विल बी 60,000. बार बार थोड़ी ना फॉर्मूला लिखोगे, एक बार ऊपर लिख के दिखा दिया, हो गया अभी 2 times एंड वी आर डन. लिखो गाइस, कितना भी सिंपल होता है ना, लिखना चाहिए. नहीं लिखोगे ना तो तुम जो सोचते हो ना कितना आसान है, क्या फ़ायदा लिख करके. लिखने से, मैं बता रही हूँ तुमको, 24 साल से मैं ये सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, मैं अपने अनुभव से तुमको बोल रही हूँ कि आज भी कोई सम अगर मैं तुमको कराने वाली भी हूँ ना, तो मैं पहले अपना एक रफ स्क्रिबलिंग कर लेती हूँ. तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे ब्रेन को क्या लगता है, पता है तुमको एक बात पता है कि तुम्हारा ये ब्रेन और तुम्हारा ये हाथ, हम समझते हैं ना हम एक हैं, ऐसा नहीं है. माइंड बॉडी, तो कैसे है ना कि हाथ को, ब्रेन को आता है लेकिन हाथ को लिखना नहीं आता. तो दोनों को अगर सिंक में लाना है, हाथ को और ब्रेन को अगर सिंक में लाना है तो लिखना पड़ेगा, तब दोनों सिंक में आएंगे. वरना क्या होगा, पेपर लिखने जाओगे तो तुमको लगेगा कि हाँ मुझे आता है, मैंने किया था, बट लिखने को जाओगे ना तो लिख नहीं पाओगे. इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो जितनी भी सिंपल चीज़ हो, लिख लिख के ही प्रैक्टिस करनी है. जो आसान है उसको एक बार लिख करके छोड़ दो, जो डिफ़िकल्ट उसको 2-3 बार लिखो. डी, सेल्स यूनिट्स 10,000. ओ
चलो ठीक है, इसका अपन एक काम करते हैं, सेल्स विल बी, इट्स ₹1,00,000, मैंने डायरेक्टली कर दिया, यूनिट्स को प्राइस से मैंने मल्टीप्लाई किया है, देन माइनस वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट ऑफ 60%, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा, 60,000, ये हो गया कंट्रीब्यूशन, दैट्स ₹40,000, देन टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट 90% बोला, देखो सम डिफिकल्ट हो जा रहे हैं अभी। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट बोला इन्होंने ₹1,00,000 का 90%, दिमाग चलाओ अपना। ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों आएंगे, तो वेरिएबल तुमको पता है 90,000 आएगा तुम्हारा टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, 90,000 में से 60,000 तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट है, तो बाकी 30,000 तुम्हारा क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट होगा, बट दिखाना पड़ेगा। Okay, therefore fixed cost will be this will be equal to ₹30,000। ओके, मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, ऑपरेटिंग लेवरेज will be equal to 40,000 डिवाइड बाई 40,000 माइनस 30,000, दैट विल गिव मी व्हाट, 4 टाइम्स होना चाहिए, 40,000 डिवाइड बाई 10,000 विल गिव मी अगेन 4 टाइम्स। वी आर डन। यहाँ तक दिखा दे रही हूँ तुमको, तुम्हारा कुछ अगर थोड़ा फास्ट गई मैं, सिंपल है, बहुत सिंपल है। आगे आएंगे थोड़े से मुश्किल वाले सम्स आएंगे, ज़्यादा नहीं, वो भी अगर करा हुआ रहेगा तो मुझे लगता नहीं इसमें भी दिक्कत आने वाली तुमको। आई डोंट सी एनी रीज़न वाई यू शुड नॉट बी एबल टू डू इट, है ना। ये डी था ना, अभी ई करना है हम लोगों को। ई में बोला है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 20,000 यूनिट्स, एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल्स 75% ऑफ द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। ओके, तो नंबर ऑफ यूनिट्स, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से हमारा कोई मतलब नहीं है, जो तुम बेच पा रहे हो ना वो तुम्हारा सेल्स वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए काम आएगा। सो नंबर ऑफ यूनिट्स विल बी इक्वल टू 20,000 यूनिट्स इंटू 75%, 15,000 यूनिट आएगा, करेक्ट है। नाउ सो सेल्स विल बी इक्वल टू 15,000 यूनिट इंटू 10। कैन आई राइट डायरेक्टली गाइज? नो, यू आर नॉट कंफर्टेबल। इंटू ₹10 will give me ₹1,50,000। ओके, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट 80% बोला है, ई चल रहा है ना, हाँ। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट विल बी अब टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब पूरा वेरिएबल कॉस्ट और पूरा फिक्स्ड कॉस्ट। उन्होंने क्या किया है, एक दिया है फिक्स्ड कॉस्ट 30,000, तो वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा। सो वेरिएबल कॉस्ट ओके, सो वेरिएबल कॉस्ट विल बी इक्वल टू ₹90,000
नाउ निकालना क्या है, ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है। तो कंट्रीब्यूशन विल बी इक्वल टू करके ख़त्म करते हैं। आई नो इट इज़ राइटिंग इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल बिकॉज इट्स वेरी लाइक नॉर्मल, स्टिल गाइज लिखना पड़ता है, ऐसे नहीं कर सकते। सो 1,50,000 माइनस 90,000 विल गिव यू 60,000। Therefore, operating leverage will be rupees 60,000 divided by rupees 30,000 and that will give you 2 times and we are done. लिख के जल्दी ख़त्म करो अगर तुमने मिस किया लिखना, और शॉर्टकट नहीं मारो थोड़ा सा भी। आई नो बहुत सारे बच्चे शॉर्टकट मारने वाले हैं, कैलसी पे करके डायरेक्टली करो, मत करो ऐसा, लिखो, लिखना इंपॉर्टेंट है। चलो एफ पे चल रहे हैं अपन। एफ में बोला है सेल्स 1 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 20,000। बहुत अच्छा है ये वाला, सेल्स 1 लाख है, ये लिखती हूँ मैं, ये बहुत अच्छा है। देखो मैंने कैसा सम उठाया, नहीं है इंस्टीट्यूट का सम नहीं है, कैसा सम है ये, मैंने कहीं बाहर से या बना कर किस तरह से लिया है। कैसा सम है कि तुमको अगर कोई बड़ा सम आया तो यही तो तुम्हारी एडजस्टमेंट्स रहेंगी ना, अलग अलग तरीके से तुमको दिया हुआ रहेगा, वही तुम्हारा कंट्रोल चाहिए। ओके, तो समय क्या बोला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 20,000 प्लस 55% ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो 20,000 तुम्हारा फिक्स्ड हो गया और 55% तुम्हारा वेरिएबल हो गया, यह ध्यान रखना। सेलिंग एक्सपेंसेस 5% ऑफ द सेल्स, ये तुम्हारा वेरिएबल हो गया, और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 10,000, ये तुम्हारा फिक्स्ड हो गया। समझा मैंने क्या बोला? सेल्स तुम्हारा 1 लाख का है, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओके, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को 2 पार्ट है, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल। तो फिक्स्ड है तुम्हारा 20,000 और 55%, 55% ऑफ 1 लाख इज योर दिस थिंग, वेरिएबल पार्ट है। ओके, एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 5% ऑफ द सेल्स, ये वेरिएबल होगा, जिस हिसाब से सेल्स वैरी करेगा उस हिसाब से 5% भी वैरी करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 10,000, ये तुम्हारा फिक्स्ड कॉस्ट आ गया। तो चलो ब्रेकअप करते हैं अपन, ये मैंने कुछ अजीब सा बोला ना, ब्रेकअप करते हैं। देयरफॉर वेरिएबल एक्सपेंसेस will be rupees 1 lakh इंटू 55%, ये एक हो जाएगा, प्लस रुपीज 1 लाख इंटू 5%, करेक्ट ना? सो टोटल विल बी आई थिंक हाउ मच, 60,000। और कुछ बोला है क्या डेटा में? नहीं। फिक्स्ड एक्सपेंसेस विल बी, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, रुपीज 20,000 प्लस रुपीज 10,000, तो ये हो गया रुपीज 30,000। खत्म। तो आ तो क्या करना क्या अब अपने को, सो कंट्रीब्यूशन will be rupees 1 lakh minus rupees 60,000 will be rupees 40,000, correct na guys? So operating leverage will be equal to rupees 40,000 divided by 40,000 contribution minus rupees 30,000 fixed cost, यानी ये 10,000 हो गया नीचे में। तो आंसर आएगा 40,000 बाई 10,000 विल बी व्हाट, 4। देखो ठीक से हुआ कि नहीं तुम्हारा आंसर। मैं अगले क्वेश्चन पे जा रही हूँ, तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। वी आर एन्जॉइंग दिस लेक्चर बिकॉज एक्चुअली बहुत कम टाइम ज़िंदगी में ऐसा होता है कि जहाँ पढ़ाई ना मस्ती मस्ती में निकल जाएगी तुम्हारी। सो जस्ट एन्जॉय दैट मोमेंट एंड डोंट थिंक अरे यार क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जी, सो जी में इंक्रीज इन EBIT 200%, नहीं,
Okay, increase in EBIT is 200% and increase in sales is 50%. क्लिक हुआ तुमको कैसे करना है? मैंने जो सबसे पहला फॉर्मूला तुमको इंट्रोड्यूस किया था वो था डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, DOL. क्या फॉर्मूला था? परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स. सो DOL, percentage change in EBIT divided by percentage change in sales. I hope you remember that. तो उससे मतलब नहीं है कि इंक्रीज है क्या डिक्रीज है, उससे मतलब नहीं है. क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज इन EBIT 200% एंड इंक्रीज इन सेल्स इज 50%. तो कैन आई राइट लाइक दिस? 200% डिवाइड बाई 50%. और क्योंकि दोनों का साइन सेम है, दोनों इंक्रीज हुआ है, तो हमें प्लस प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, सेंस लगाना तुम अपना. लेकिन ऐसा होगा नहीं ना. अगर ओबियस सी बात है, अगर तुम्हारा सेल्स इंक्रीज करेगा तो EBIT नीचे कैसे जाएगा? ये वापस से 4 हो गया. H एंड H विल बी डिक्रीज इन ऑपरेटिंग इनकम. मैं तुमको 2 मिनट पहले ये बात बोल रही थी कि इंक्रीज और डिक्रीज का चक्कर नहीं है, बेसिकली ये है कि चेंज. तो अगर तुम्हारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है तो इंक्रीज इज ऑल्सो चेंज एंड डिक्रीज इज ऑल्सो चेंज ओनली फॉर अस. ये अलग बात है कि अगर तुम लिखना चाहो तो यहाँ प्लस की साइन आएगी, यहाँ भी प्लस की साइन आएगी. क्यों? सब में बोला कि 200% से बढ़ा यानी प्लस हुआ, और ये 50% से बढ़ा यानी कि ये भी इंक्रीज हुआ, मतलब इसमें भी प्लस की साइन आएगी. H में क्या बोला है? डिक्रीज इन ऑपरेटिंग इनकम. ऑपरेटिंग इनकम का मतलब क्या? EBIT. डिक्रीज इन रेवेन्यू मतलब क्या? सेल्स. सो कैन आई राइट अगेन DOL, सेम फॉर्मूला, बट यहाँ पे -66 2/3% डिवाइड बाई -33 1/3%. डिड यू अंडरस्टैंड? सॉल्व करो. करने की ज़रूरत नहीं है तुमको, मैथमेटिकली 2 आंसर आएगा. दिख रहा है ना, डबल है ये इसका. आई थिंक वी आर डन. और है क्या इसके अंदर में? नहीं, और नहीं है, ख़त्म हो गया तुम्हारा ये वाला. सो पूरा एक साथ देखो. मुझे लगता नहीं कुछ भी ऐसा मुश्किल था पहले से भी, बट स्टिल देयर वर लॉट ऑफ वैराइटीज़. आई एम रियली हैप्पी दैट आई चोज दिस सम. नेक्स्ट सम दिखा दो पूरा एक साथ. ये एक एक स्क्रीन करके देखो. ये एक स्क्रीन हो गई. क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना. सम पढ़ रही हूँ, बहुत अच्छा सम है, लगता है मुझे एग्जाम में भी आया हुआ ये सम. द फॉलोइंग समराइजेज द परसेंटेज चेंजेस इन ऑपरेटिंग इनकम, परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यूज एंड बीटाज फॉर 4 फार्मास्यूटिकल फर्म्स. ऐसा लिखा हुआ है, राइट. नाउ 4 कंपनी के नाम दे रखे हैं, चेंज इन रेवेन्यू दे रखा है, चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम दे रखा है और बीटा दे रखा है. ओके, सब में लिखा है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज for each of these firms. Comment also, use the operating leverage to explain why these firms have different beta. guys, बहुत अच्छा समय ये. सबसे पहली बात, अगर तुम कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं कर रहे हो अब तक, तो मेरा तुमसे ये रिक्वेस्ट होगा, सिंसियरली रिक्वेस्ट ये होगा कि तुम पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपना ख़त्म करना. ओके, क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल अब यहाँ बीटा का डेटा आ गया. अब आउट ऑफ द वे जा करके सिर्फ मैं बीटा के बारे में बात करूँ ना तो एकदम ब्रोकन टीचिंग हो जाएगी, मज़ा नहीं आएगा तुमको पढ़ने का. ओके, तो उस सिनेरियो में ये बीटा वगैरह के बारे में हमने बहुत डिटेल्ड में वहाँ पे डिस्कशन ऑलरेडी करी हुई है. तो मुझे क्या होगा कि फेस वैल्यू बेसिस पे बीटा 2 लाइन समझा के मैं आगे बढ़ सकती हूँ. तुम समझना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. मतलब मैं चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ जो दी हुई है क्वेश्चन के अंदर में वो तुम्हें बहुत अच्छी से समझ में आना चाहिए, कच्चा पक्का नहीं चाहिए मुझे, है ना.
तो सब में बोला है कि ऑपरेटिंग इनकम, चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम मतलब परसेंटेज चेंज इन EBIT, चेंज इन रेवेन्यू, परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये दोनों डेटा को यूज करके तुम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल सकते हो, राइट। इन्होंने यही बोला है सब में कि आप ऑपरेटिंग लेवरेज निकालो और बीटा के साथ रिलेट करके आप बताओ कोई रिलेशनशिप है क्या। ऑफ कोर्स रिलेशनशिप होगी ना, क्योंकि बीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, बीटा रिप्रेजेंट करता है एक इक्विटी शेयर होल्डर का रिस्क, और उस रिस्क में क्या आता है, उस रिस्क में आता है बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क, करेक्ट ना। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज ज़्यादा होगा, मतलब बिजनेस के अंदर रिस्क अगर ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि इक्विटी शेयर होल्डर को डर लगेगा कि भाई अगर इनका धंधा नहीं चला तो मेरे पैसे डूब जाएंगे, तो वो क्या बोलेगा, मुझे ज़्यादा रिटर्न चाहिए, मोर रिस्क मोर रिटर्न। ओके, सो इन दैट सिनेरियो बीटा ज़्यादा होगा। तो वही चीज़ हमें पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी और दिए हुए बीटा से हमें रिलेशनशिप ड्रॉ करके कंक्लूजन देना पड़ेगा। आई होप यू आर फाइन। चलो नाम लिखती हूँ मैं और आगे बढ़ते हैं। फर्म PQR RST TUV and WXY. So can I write percentage change in sales? ये लिखने से क्या होता है ना, एकदम से फॉर्मूला दिमाग के ऊपर चलने लग जाता है। 27, 25, 23 and 21, ठीक है ना। देन परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम, या EBIT लिखो तो ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा ना। इन EBIT अपन यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं पता है क्या, DOL निकाल सकते हैं और फिर यहाँ बीटा दिया हुआ है। आई थिंक वी आर सॉर्टेड। 27 यहाँ पे ये है, 25 देन 32 देन 36 एंड 40। ओके, सो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, यहाँ पे एक नोट पे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। सो DOL विल बी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है। नाउ 25 divided by 27 will give you 0.93 कर देती हूँ, और बीटा है 1, ठीक है। 32 divided by 25 will give me 1.28 and बीटा आएगा 1.15. Then 36 divided by 23 will give you 1.57 and beta है 1.30. Then 40 divided by 21 will be approximately double 1.90 और बीटा दिया हुआ है 1.40. वैसे एकदम क्लियर रिलेशनशिप है, जहाँ भी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज ज़्यादा है, तुम देखो ना 1.28 अगर DOL है तो बीटा 1.15 है, 1.57 है तो ये 1.3 है, एंड मतलब बराबर कोई गैप मतलब अगर मैं गैप बोलना चाह रही तो आई डोंट नो वेदर यू आर गेटिंग इट और नॉट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट मिसमैच तब होता, कब होता मिसमैच पता है, अगर अज्यूम करो कि DOL 1.57 होता और बीटा 1.4 होता और DOL 1.9 होता और बीटा 1.3 होता, उस सिनेरियो में वो मिसमैच हो गया। तुमको समझा मैं क्या बोल रही हूँ? मतलब कोई कंपनी, अगर सपोज करो कोई कंपनी रिलेटिवली ज़्यादा रिस्की है और उसका KE कम है, और कोई कंपनी कम रिस्की है उसका KE ज़्यादा है, ऐसा उल्टा, तो वो गैप क्रिएट होता। वो गैप क्रिएट नहीं हो रहा, ये बराबर जा रहा है, लीनियर रिलेशनशिप नहीं है बट प्रॉपर जा रहा है। इसका मतलब जिस भी कंपनी का बिजनेस रिस्क ज़्यादा है उस कंपनी का बीटा भी ज़्यादा है। क्यों? बिकॉज शेयर होल्डर्स आर परसीविंग more risk in the company and that is why they are wanting to have more returns. तो
CAPM मॉडल में जब तुम बीटा अप्लाई करते हो तो RF और RM तो सबके लिए कॉमन होगा, बीटा की वजह से तुम्हारा KE ज़्यादा या कम आएगा। आई थिंक यू गॉट इट। तो क्या क्या बोला था उन्होंने निकालने? Okay, so now I'll explain. This was part A of the sum. B, there is a clear relationship between beta and operating leverage। ये कमेंट हो गया एक तरह से। ओके, all the firms having higher DOL have higher beta as the shareholders would perceive higher business risk। thereby demanding higher returns। है ना, मतलब RF RM के साथ में तुम जब लगाओगे ना बीटा को, तो जिस कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज ज़्यादा होगा उस कंपनी से शेयर होल्डर्स ज़्यादा रिटर्न मांगेंगे, उनका KE ज़्यादा होगा। आई थिंक यू आर सॉर्टेड ऑन दैट। बस फटाफट लेके ख़त्म कर दो तो मैं 4th क्वेश्चन में जाती हूँ। देखो कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे ना जहाँ मैं भगा नहीं पाऊँगी, और कुछ टॉपिक्स होंगे जहाँ पे तुमको लगेगा अरे मैम आराम से क्यों चल रहे हो, जल्दी जल्दी चलो। तो ये जल्दी जल्दी चलने वाला चैप्टर है। कोई डाउट होगा तो पूछो मेरे को, मैं आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन डाउट्स एंड टीचिंग पार्ट एट ऑल, बट स्टिल आई थिंक इट्स वेरी मैनेजेबल। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है। रेडी? इंस्टीट्यूट का समय गाइस, सिंपल है लेकिन करना अच्छा रहेगा। अ कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 10,000 शर्ट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स दिया हुआ है। द सेलिंग प्राइस पर शर्ट इज ₹500। ओके, दैट मीन्स सेल्स रेवेन्यू विल बी ₹50 lakh। चेक करो कैलसी पे। वेरिएबल कॉस्ट इज ₹200 पर शर्ट, 20 lakh वेरिएबल कॉस्ट, एंड फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज ₹25 lakh। पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज। आई थिंक हमें पहले इतना कैलकुलेट करना चाहिए, बी पार्ट उसके बाद पढ़ते हैं। चलो, सेल्स will be 10,000 units into ₹500, that will give me ₹50 lakh, right ना। उसके बाद लेस वेरिएबल कॉस्ट, सो 10,000 into ₹200 बराबर है ना, इज 20 lakhs। तो ये तुम्हारा हो जाएगा कंट्रीब्यूशन ₹30 lakh। देन लेस फिक्स्ड कॉस्ट ₹25 lakh। सो दैट विल बी EBIT ओनली, 5 लाख आएगा, ₹5 lakh। डेटा रेडी हो गया हमारा सारा। अब मैं निकालती हूँ ऑपरेटिंग लेवरेज। सो ए पार्ट, ऑपरेटिंग लेवरेज
फॉर्मूला लिखना है एग्जाम में, वरना नंबर काटेंगे वो लोग। विल बी contribution by EBIT, that's not difficult at all. So contribution कितना है अपना 30 lakhs, so 30 lakhs divide by rupees 5 lakh, आंसर पता है फिर भी 6 आएगा आंसर, 6 टाइम्स। बी में क्या पूछा है वो देखो जा करके। बी में बोला है गाइस, इफ सेल्स आर अप बाय 10% देन कंप्यूट द इम्पैक्ट ऑन EBIT। इसमें ना वो जो परसेंटेज वाला फॉर्मूला है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज वो वाला लगाना पड़ेगा। पहले फॉर्मूला देखो, चेक करो। DOL विल बी परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, करेक्ट है। अब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज 6 है, तो इसको 6 में सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ ना। और यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे कर सकती हूँ ना इस तरह से, चेंज इन EBIT, रुको, चेंज इन EBIT डिवाइड बाय EBIT, करेक्ट ना। और ये डिनोमिनेटर में जाएगा, 10% लिख दूँ क्या यहाँ पे, दिया हुआ है ना सब में। इफ सेल्स आर अप बाय 10% तो प्लस 10% होगा वो, यहाँ पे ये प्लस 10% हो गया, राइट। तो अपने को ये निकालना है। EBIT तो अपने को पता ही है, अपना EBIT अभी है ना 5 लाख, ये तो रहा तुम्हारा। तो EBIT में तुम क्या लिखोगे 5 लाख और सॉल्व कर दो, खत्म हो गया तुम्हारा सम। सो 6 इज इक्वल टू चेंज इन EBIT डिवाइड बाय 5 लाख द होल डिवाइड बाय 10%, करेक्ट। तुमको पता है मैंने किसी पर्पस से दोबारा एक स्टेप लिया, तुमको दिखाती हूँ एक चीज़ में। मतलब स्टेप्स में पहले नहीं लेती थी इतने ज़्यादा, फाइनल में पढ़ाने में भी नहीं लेती थी, लेकिन क्योंकि ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, अगर देखा जाए तो कैलसी पे ही कैलकुलेट हो जाना चाहिए पूरा। लेकिन कई बार ऐसा हुआ ना कि बच्चे आकर के पूछते कि मैम सॉल्व करना नहीं आ रहा है मेरे को, विच इज़ लाइक, एंड आई कांट टेल द स्टूडेंट कि क्यों नहीं आ रहा है तुमको, इतनी सिंपल मैथमेटिक्स नहीं आती है, बट बिलीव मी कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को सॉल्व करना नहीं आ रहा है, एंड डर भी लगता है उस चीज़ से कि इतनी सिंपल चीज़ें अगर नहीं आएगी करनी तो कैसे होगा। मैथमेटिक्स वाला पार्ट इन्वॉल्व होगा ही फाइनेंस में, तुम कुछ नहीं कर सकते। एट अ हायर लेवल finance is only mathematics, differentiation, integration, matrices, everything, क्योंकि maximization and minimization of profits, minimization of cost, maximization of returns, minimization of risk, यही पढ़ना है। तो अल्टीमेटली क्या चीज़ से सॉल्व होगा, कैलकुलस, ओके। लेकिन अभी जब मुझे लगा कि कई बार ऐसा हो रहा है कि स्किप करने से दिक्कत हो रही है, तो अब तुम देखना कि मैं गैप नहीं करती कैलकुलेशंस में। जैसे एक बच्चा सॉल्व करता है मैं वैसे ही सॉल्व करती हूँ, ये सोच के कि जिन बच्चों को आता है वो वैसे ही स्किप कर जाएंगे, फाइनल आंसर फटाफट कैलसी पे निकाल ख़त्म हो जाएगा। जिन बच्चों को नहीं आता है उनके लिए गैप क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो मैं तुमको एक चीज़ दिखा रही थी यहाँ पे, वो देखो तुम थोड़ा, यहाँ पे 6 इज इक्वल टू, कैन आई राइट चेंज इन EBIT, ओके, द होल डिवाइड बाय 5 लाख नीचे आएगा, इंटू 10% करोगे तो 50,000 आ जाएगा, ठीक है ना। और चेंज इन EBIT करोगे तो आंसर आएगा तुम्हारा 3 लाख आना चाहिए, रुपीज़ 3 लाख, ओके। तुम ये भी कर सकते थे, तुम ये भी कर सकते थे कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली जो चीज़ है, ये वाली, ये क्या है, ये परसेंटेज चेंज इन EBIT है, वो निकल जाएगा ना, सीधा निकल जाएगा। यानी कि देखो करके दिखाती हूँ मैं तुमको एक और 6 इज इक्वल टू चेंज इन EBIT, मतलब अगर मैं EBIT नहीं भी सब्सटीट्यूट करती हूँ तो क्या आंसर आता है वो दिखाना चाह रही हूँ मैं तुमको, द होल डिवाइड बाय 10%। तो बेसिकली कैन आई नॉट राइट परसेंटेज चेंज इन EBIT विल बी इक्वल टू व्हाट, 60%, एंड 60% ऑफ 5 लाख, 5 लाख इंटू 60% इज व्हाट, 3 लाख, बात खत्म हो गई। सो यू शुड बी एबल टू मैनिपुलेट द डेटा एनी विच वे इज
कोई भी जगह पे तुम्हें डाउट नहीं आना चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक। चलो अब आगे बढ़ रही हूँ, लेकिन अब ऑपरेटिंग लेवरेज को छोड़ के हमें फाइनेंशियल लेवरेज पे जाना पड़ेगा, और फिर कंबाइंड लेवरेज भी साथ में ही ख़त्म कर देती हूँ, एक्सप्लेनेशन पार्ट, फॉर्मूलाज वाला पार्ट मेनली। और उसके बाद क्योंकि आगे जो सम्स आएंगे ना उसमें तीनों का इम्पैक्ट आएगा एक साथ। कोई भी ऐसा सम नहीं जिसमें सिर्फ ऑपरेटिंग लेवरेज पूछ रहा है, वो तीनों को मिला करके मिक्सचर वाले क्वेश्चंस होते हैं। उसके लिए तीनों को तुमको तुम्हारा आना ज़रूरी है। ये पहले तुमको दिखाती हूँ, कुछ मिस हुआ है तो लिख के ख़त्म करो, और उसके बाद मैं आगे बढ़ रही हूँ। ये था और फिर ये था। सो गिव द हेडिंग फाइनेंशियल लेवरेज। अभी ना फॉर्मूला की डिराइवेशन में नहीं जा रही, फटाफट करके ख़त्म कर देती हूँ। ओके, तो तुमको मैंने पहले ही बताया कि तुम्हारे P&L स्टेटमेंट के अंदर में मैंने दिखाया भी तुमको कि P&L स्टेटमेंट में तुम्हारे दो पार्ट होते हैं। एक होता है फ्रॉम सेल्स टू EBIT, जो फिक्स्ड कॉस्ट है, तुम्हारा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, बिकॉज ऑफ दैट तुमको ऑपरेटिंग लेवरेज आता है। एंड फ्रॉम EBIT टू EBT बोलो या फिर EBIT टू EPS बोलो। ओके, यहाँ पे आता है फाइनेंशियल लेवरेज। वाई? बिकॉज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। क्यों? क्योंकि तुमने कुछ ऐसे कैपिटल, ऐसा कैपिटल तुमने एम्प्लॉय कर रखा है जहाँ पे तुम्हें फिक्स अमाउंट देना है, लाइक डिबेंचर्स, लाइक टर्म लोन, नो डेट जिसको बोलते हो, या फिर प्रेफरेंस डिविडेंड। तो बिकॉज ऑफ दैट वहाँ पे फाइनेंशियल लेवरेज क्रिएट होता है। अगर कंपनी अच्छा कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तुम बिजनेस से बहुत अर्न कर रहे हो। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं कि 20% सपोज करो कि हम अर्न कर रहे हैं, ओके, और डेट मुझे 10% में मिल गया, तो बिजनेस में 20% कमा रही हूँ और सामने वाले को सिर्फ 10% देना है, तो 10% मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया, उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कंपनी अच्छा नहीं कर रही है तो तुम्हारे लिए डबल एजेड सोर्ड हो जाएगा। यानी कि अगर तुम डेट वालों का अगर खर्चा जो है, जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, जो कि एक फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड फाइनेंशियल एक्सपेंस है, अगर तुम मीट नहीं कर पाए तो तुम्हारी कंपनी रिस्क में आ जाएगी, बिकॉज वो लोग ज़्यादा रुकेंगे नहीं और तुमको लिक्विडेशन में, मतलब वो तुम्हारा बिजनेस बंद करवा देंगे, तो वो तुम्हारा फाइनेंशियल रिस्क हो गया। तो दोनों भी जगह पे, P&L के दोनों भी जगह पे, चाहे ऑपरेटिंग लेवरेज चाहे फाइनेंशियल लेवरेज, वर्चुअली द होल चैप्टर इज ऑल अबाउट कि तुम्हारा P&L जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट से कितना ज़्यादा लोडेड है। मैं मानती हूँ कि फिक्स्ड कॉस्ट जितना ज़्यादा रहेगा, अगर कंपनी बहुत अच्छा करेगी तो हमारा जो मार्जिन है वो बहुत बढ़ेगा, बिकॉज वो उतना सही रहेगा और ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स में डिवाइड होता जाएगा, तुम्हारी मार्जिन्स बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर बिजनेस तुम्हारा कम हुआ, ख़राब हुआ, तो यही खर्चे तुम्हारे लिए बिल्कुल ऐसा डेडली बन जाएंगे, दे कैन बिकम सुसाइडल फॉर यू। सो अगर तुम बिजनेस को इन कंट्रोल इन टर्म्स ऑफ रिस्क रखना चाहते हो, तो भले हमें पता है कि बहुत फ़ायदा हो सकता है, लेकिन जो नुकसान है वो भी बहुत बड़ा हो सकता है। इवेंचुअली डेविएशन विल बी ऑन बोथ साइड्स, फ़ायदा होगा तो भी बहुत और नुकसान होगा तो भी बहुत। तो डेविएशन को कम करोगे तो दोनों जगह पे कम होगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ओके, सो डिराइवेशंस नहीं कर रही, फॉर्मूला लिख के तुमको समझा दे रही हूँ मैं, है ना। थ्योरी तो अपन लिख चुके गाइस। सो DFL, okay, is equal to percentage change in EPS divided by percentage change in EBIT। ये देखो गया, जैसे वहाँ डिराइव करके दिखाया था ऊपर, उसी तरह से तुम डिराइव करोगे ना तो एक इजी फॉर्मूला निकल के आता है, और वो होता है फाइनेंशियल लेवरेज will be equal to EBIT डिवाइड बाय EBT। जैसे याद है ऊपर, जो ऊपर हम लोगों ने लिया था परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, याद है तुमको, जब मैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज तुमको पढ़ा रही थी, तो डिराइव करके तुमको दिखाया ना, लास्ट में क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन बाय EBIT आ गया। उसी तरह से तुम जब ये वाला फॉर्मूला
डिराइव करोगे तो तुम्हें मिलेगा EBIT बाय EBT। ओके, सो आई थिंक इट इज़ ईजी टू मैनेज। जहाँ पे जैसा डेटा दिया हुआ रहेगा तो वहाँ पे उस हिसाब से आगे बढ़ जाना। मुझे लगता नहीं इससे ज़्यादा तुम्हें टेंशन होनी चाहिए। एक चीज़ जो मैं तुम्हारा ध्यान मैं ज़रूर अट्रैक्ट करना चाहती हूँ और वो ये है कि ये EBT क्या है। ये जो EBT होगा ना, ये EBT होगा फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। EBT फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, तुम बोलोगे मैम अब ये बात आप क्या बोल रहे हो, तो सुनो ध्यान से। अगर कंपनी के अंदर में प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, अगर कंपनी के अंदर में प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है तो EBIT माइनस I विल बी EBT। यानी कि इंटरेस्ट पे करने के बाद जो EBT बचा वो किसको जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाएगा, राइट। लेकिन अगर कंपनी के पास में प्रेफरेंस शेयर्स है तो EBIT में से सिर्फ I माइनस करने के बाद वो पैसा इक्विटी वालों के पास नहीं जाएगा। तुम पहले टैक्स पे करोगे, फिर तुम प्रेफरेंस डिविडेंड पे करोगे और उसके बाद जो पैसा होगा वो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। करेक्ट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही पता है तुम्हें, कि इंटरेस्ट जाता है टैक्स पे करने के पहले और प्रेफरेंस डिविडेंड जाता है टैक्स पे करने के बाद। तो तुमको वो जो डेटा अवेलेबल रहेगा, मैं तुमको दिखाने वाली हूँ, वो जो डेटा अवेलेबल रहेगा उसको तुमको प्री टैक्स टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे, वो देखो। नोट, if the sum does not have preference shares, financial leverage, very important point mark कर लेना, financial leverage will be equal to EBIT डिवाइड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट। कोई भी तरह का डेट माइनस इंटरेस्ट, खत्म। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट वन कमिंग अप, बट इफ द फर्म हैज preference shareholders या preference shares, we need to compute EBT for equity by adjusting for tax, because interest, सारी बात लिख देती हूँ, interest is paid before tax computation but preference dividend is paid after tax। correct है। so in that scenario financial leverage FL will be EBIT डिवाइड बाय EBIT, ध्यान देना EBIT माइनस I, इतने में तो टेंशन है नहीं तुमको थोड़ा सा भी, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय 1 माइनस T। अगर तुम ये कर दोगे तो क्या हो गया, तुम्हारा प्रेफरेंस डिविडेंड प्री टैक्स हो गया। तो बेसिकली क्या बोलेंगे पता है, ये जो आया ना तुम्हारा, वेयर EBIT माइनस सारा प्री टैक्स हो गया, ये प्रेफरेंस मतलब ये फिक्स्ड चार्जेस हैं तुम्हारे, करेक्ट। और प्री अल्टीमेटली आई तुम्हारा प्री टैक्स बेसिस पे है तो वो भी प्री टैक्स करना पड़ेगा तुमको। प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय 1 माइनस T, लेट्स टेक दिस इनटू ब्रैकेट,
is nothing but EBT for equity. तुमको पता है इसका एक और तरीका है, एक और तरीका है, पता है, दिखाऊं? और EBT फॉर इक्विटी अगर प्रेफरेंस होगा तो ये प्रॉब्लम आएगी ना, वरना क्यों प्रॉब्लम आने वाली है, तो आएगी नहीं तुमको। पैट डिवाइड बाई 1 माइनस टी, तुम ये करोगे ना तो भी आ जाएगा, मतलब तुमको इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है सब में तुमको कुछ अलग अलग दे ही ना। ओके, तो प्रेफरेंस ये इतना लंबा किया ना हम लोगों ने, EBIT माइनस आई माइनस, ये करने की जगह पे अगर तुम ये कर दोगे तो भी सेम आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सेम, एग्जैक्ट सेम आएगा। एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू EBIT माइनस आई माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय 1 माइनस टी। सम्स आएंगे तुम चेक कर लेना खुद से, तुमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन सारी चीज़ें आनी चाहिए। देखो जब चैप्टर इजी रहता है ना तो दिक्कत क्या आती है कि हम ना एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक दो फॉर्मूला पकड़ करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसमें गूफअप होने के चांसेस बहुत रहते हैं, क्योंकि डेटा को थोड़ा भी चेंज किया ना तो वी विल लूज इट। तो ये चीज़ें पता होगी ना तो बहुत कंफर्ट आएगा तुम्हें। आई गाइस लिख लो फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। मैं कंबाइंड लेवरेज का भी कर देते हैं साथ में ख़त्म, सो दैट कि अब बैक टू बैक मैं स्टॉप ही नहीं करने वाली हूँ, लास्ट तक जितने सम्स हैं करके ख़त्म करते हैं। और चैप्टर बहुत इजी है इसलिए फटाफट करके एक साथ में ख़त्म कर देना, लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहले करोगे उसके बाद, अगर उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर कर लोगे तो और भी अच्छा है, लेकिन लेवरेज के बाद भी तुम कैपिटल स्ट्रक्चर कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आई एम गोइंग टू फटाफट कर देती हूँ कंबाइंड लेवरेज का। कंबाइंड लेवरेज इसमें दोनों फिक्स्ड कॉस्ट का इम्पैक्ट ऑन EBT या फिर EPS बोलो, एक ही बात है। ओके, दैट इज कॉल्ड कंबाइंड लेवरेज। इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट, बेसिकली डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज मल्टीप्लाइड विथ डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज करोगे तो कंबाइंड लेवरेज आ जाएगा। लेके दिखाती हूँ, बट एक लाइन की थियोरी आनी चाहिए मेरे हिसाब से, वो बेटर होगा। The percentage change in EPS for 1% change in sales is combined leverage, right? This incorporates the effect of both operating leverage and financial leverage, right? दोनों का एक साथ। ओके, मतलब तुम्हारा जो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है और तुम्हारा जो फाइनेंशियल कॉस्ट है, उन दोनों फिक्स्ड कॉस्ट का एक साथ इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ द चेंज इन द सेल्स वॉल्यूम ऑन EPS और ऑन EBT। EBT फॉर शेयर होल्डर्स बेसिकली, व्हेन आई एम सेइंग EPS तो आई एम मीनिंग टू से दैट कि सेल्स वॉल्यूम का इम्पैक्ट ऑन द अर्निंग्स ऑफ द शेयर होल्डर्स बिकॉज ऑफ द चेंज इन वॉल्यूम्स इज कॉल्ड कंबाइंड लेवरेज। Okay, so combined leverage is DOL into DFL. I hope you understand दोनों का मतलब क्या होता है। Now, so combined leverage
अलग अलग तरीके से लिख के दिखा रही हूँ। अपन को फॉर्मूला पता है ना DOL का, परसेंटेज चेंज इन EBIT बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तुम्हें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए इसके अंदर में, इनटू, ओके, सो परसेंटेज चेंज इन EPS बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। अपने को पता है ऑलरेडी ये, करेक्ट ना। अब इसको अगर तुम कैंसिल करते हो, इसको और इसको, तो क्या मिलेगा? परसेंटेज चेंज इन EPS बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। फिनिश। तो एक ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारा, और combined leverage will be contribution by EBIT, ये DOL हो गया, into EBIT by EBT। और तुमको बहुत अच्छे से पता है कि ये वाला जो फॉर्मूला है, मैंने इसका डेरिवेशन तो तुमको नहीं दिखाया, ज़रूरत मुझे फील नहीं हुई कि इतना याद रखना ज़रूरी है क्या, या याद रहेगा क्या तुम्हें। एक का दिखाया इसलिए वो भी कि तुमको ये चीज़ का कंट्रोल रहना चाहिए कि मतलब तुम डायरेक्टली मगअप नहीं कर रहे हो, तुमको ये लगना चाहिए कि ओके इट इज़ नॉर्मल, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। तो मैंने तुमको इसकी डेरिवेशन दिखाई थी, दिस गेव यू दिस, आई होप यू रिमेंबर दैट, राइट। तो अभी यहाँ पे वापस से अगर तुम ये EBIT कैंसिल करोगे तो आएगा कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBT। आर यू सॉर्टेड गाइस? ख़त्म हो गया। ये कंबाइंड लेवरेज का है। मैंने शायद तुमको बोला शुरुआत में जब क्वेश्चंस चालू करें ना मैंने, तब मैंने तुमको शायद बोला था कि थ्योरी थोड़ी सी और पेंडिंग है, ओके। और वो थ्योरी पे एग्ज़ाम में सम्स आएंगे क्या, ये मुझे बहुत डाउट है, बिकॉज ऐसा कोई सम दिखा नहीं मुझे। आई हैड स्पोकन देयर ऑल्सो, बट स्टिल मैं फिर से तुमको याद दिला दे रही हूँ। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मॉड्यूल में जो दिया हुआ है हमें ज़रूर करना चाहिए। थोड़े और सम्स करते हैं हम लोग, लेट्स डू एटलीस्ट 10 सम्स मोर, सो दैट कि हमारी शीट थोड़ी कम हो जाए तो चीज़ें कंट्रोल में आ जाएगी। एंड देन वी कैन टेक थोड़ा सा 15-20 मिनट्स का थियरी, जहाँ पे जो भी पेंडिंग मुझे देखेगा पूरे मॉड्यूल के अंदर में, जो हमने कवर नहीं किया है, जो हमने डिस्कस नहीं किया है, वो एक साथ करके मैं फिनिश कर दूँगी। एंड फिर जो बचे हुए सम्स हैं उसके बाद कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। ओके, सो लेट्स गो अहेड एंड डू क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं इसके बाद। आई थिंक यू आर सॉर्टेड नाउ। एक चीज़ और ये लोग बार बार पूछते हैं बीच बीच में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी आता है, क्या होता है? एक नोट बना के लिख दूँ, क्योंकि बीच में मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए थोड़ा सा भी। वैसे रेशियो एनालिसिस तुम पढ़ोगे तो ये सारे जो रेशियोज़ हैं सारे के सारे वहाँ पे आने वाले हैं, लेकिन यहाँ भी पढ़ते समय ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे अब ये क्या आ गया बीच में, तो ऐसा टीचिंग ब्रेक दे के नहीं चाहिए। तो एक नोट बना के यहाँ पे ROI नोट लिख देती हूँ। क्या होता है ROI एंड क्या होता है ROE? सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब कॉम्बिनेशन में जो सम्स आते हैं ना उसमें ये बीच में पूछ लेते हैं। ROI इज़ नथिंग बट, और बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, EBIT बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। जब मैं कैपिटल एम्प्लॉयड बोल रही हूँ ना, तो ध्यान देना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। EBIT के अंदर दोनों की इनकम है, किसकी? या तीनों की भी इनकम है, डेट, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो ऊपर में सबको बाहर वालों को देने के बाद सारा खर्चा, बिजनेस रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो सारे पे करने के बाद अब किसकी बारी आएगी? जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको पैसे मिलने चालू होंगे। ऑर्डर में सबसे पहले डेट वाले को मिलेगा, फिर तुम टैक्स पे करोगे, फिर तुम प्रेफरेंस डिविडेंड दोगे, और उसके बाद जो बचेगा वो तुम डिस्ट्रीब्यूट करोगे इक्विटी वालों को। डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कैपिटल एम्प्लॉयड वुड बी डेट प्लस इक्विटी, और अगर प्रेफरेंस पे है तो डेट प्लस इक्विटी प्लस प्रेफरेंस हो जाएगा गाइस। ओके, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सिर्फ इक्विटी वाले के लिए, रिटर्न ऑन इक्विटी ROE। बट एनीवेज आई शुडंट बी लाइक टू टेंस्ड एक्चुअली ऑन दैट पार्ट, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो कॉम्बिनेशंस ये सेट करते हैं पेपर के अंदर में, तो
तो ये अज्यूम करके चल रहे हैं ना कि तुमने पूरा का पूरा सब्जेक्ट प्रॉपरली पढ़ा है। ओके तो ऐसा नहीं कि लेवरेज के पहले रेशो, रेशो के पहले लेवरेज, ऐसा नहीं है। तो ये एग्जाम के सम्स होते हैं, तो एग्जाम में तो कोई भी कॉम्बिनेशन दे सकते हैं और तुम्हें दिक्कत भी नहीं होगी बिकॉज तुम पूरा सब्जेक्ट पढ़ चुके रहोगे। सो पैट डिवाइड बाई, पैट मतलब पैट उन लोगों का पैसा जो सिर्फ इक्विटी को अब जाना है, पैट फॉर इक्विटी। ओके, पैट डिवाइड बाय नेटवर्थ। तो ये ध्यान देना कि पैट में से मतलब जो प्रॉफिट्स हैं तुम्हारी, जैसे टैक्स काटने के बाद जो पैसा आया वो प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद जो पैट है, पैट फॉर इक्विटी, उसको तुम नेटवर्थ यानी पेड अप कैपिटल ऑफ द इक्विटी प्लस रिजर्व्स उससे डिवाइड करो। मतलब इक्विटी वालों ने क्या कमाया और उन्होंने क्या लगाया था, कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे या उनके कितने पैसे इन्वेस्टेड हैं कंपनी के अंदर। पेड अप इज समथिंग जो उन्होंने पे किया है और रिजर्व्स वो पैसा है जो उनका है बट उनको मिला नहीं है, राइट, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। एंड पैट इज व्हाट दे हैव अर्न्ड, लाइक दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। सो गाइस प्लीज़ लिख के रख लो, आगे जाके जब सब्जेक्ट खत्म होगा तुम्हें बहुत ज़्यादा ये नॉर्मल लगेगा, बट प्लीज़ लिख के रख लो। एंड देन इसके बाद मैं चालू कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 5।